श्री देवेंद्र जी और हमारी आज यहाँ युवा नेता आया है प्रलय बड़ो जी और बाकी सारे हमारे ऑर्गेनाइजर्स CYC CYPN की सारी जितना भी जिम्मेदारी लोग हैं, मैं सभी को धन्यवाद ज्ञापन करता हूं और बाकी सारे यहाँ जो पार्टिसिपेंट्स हमारे देश के बहुत सारी राज्यों से है, आप सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। तो आज के एक विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए या तो भाषण रखने के लिए मुझे बुलाया गया है और इसके लिए मैं ऑर्गेनाइजर्स का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, जिसके साथ मेरा जीवन भी रिलेट है। जैसे फोले ने कहा, थोड़ी देर पहले जब मुझे यहाँ पर बोलने के लिए मौका दिया था तो मैं थोड़ा मेरा इंट्रोडक्शन दिया है कि 1982 से मैं बोडो जो विषय है इसके साथ अब तक छुटकारा नहीं मिल रहा हूं। तो 1982 तो अभी तक कितना हो गया, 43 साल, 43 इयर्स में अभी भी कंटिन्यूअस। जैसे प्रलय ने देखा, सबको देखा, बुरा भी देखा, अच्छा भी देखा। और बडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्म जिनको जाना जाता है, टोटल असम में, बोडो में या तो देश में सेंस लाने वाला, उनके समय में मैं खुद इस मूवमेंट में फुल्ली इन्वॉल्व था। मेरा भी जिम्मेदारी था। मैं एक आंचलिक को नेतृत्व दिया, इसके बाद जिले को नेतृत्व दिया, इसके बाद ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन की जो पॉलिसी मेकिंग बॉडी है उसे में असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी बनकर भी मैंने काम किया है। 2003 एकॉर्ड उसी में मैं खुद था। नेगोशिएशन में 20 पे बोडो लिबरेशन टाइगर, जिसको एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप कहा जाता है, आर्म्स ऑर्गेनाइजेशन, और भारत सरकार, असम सरकार, और 20 में मैं था एक न्यूट्रल आदमी, आलू जैसा, मतलब इधर भी मिलना है उधर भी मिलना है, मसाला जैसा, बिना मसाला तो कुछ होने वाला नहीं है कि नहीं। सब्जी जब होता है तो सब्जी सिर्फ एक दो के नाम में ही जाना जाता है। अगर चिकन कड़ी है तो सिर्फ चिकन का ही नाम लिया जाता है, बाकी का नाम नहीं लिया जाता है। लेकिन ये बनने में चिकन के साथ पानी भी है, नमक भी है, मिर्ची भी है, हल्दी भी है, स्पाइस बाकी सारे है, लेकिन उनका नाम नहीं लिया जाता। लेकिन ये बिना चिकन कड़ी को कोई चिकन को खाएगा नहीं। तो इसीलिए हर काम में, सब काम में बहुत पीछे कुछ ऐसे मुद्दा होते हैं, ऐसा लग रहते हैं जिसको हम दिखाई नहीं देता। तो मेरा पर्सनल ये है, लकी मेरा ये है कि बोडो के मुद्दे में मैं बाल्यकाल से लीडर के साथ में हूं। उनके भाषण सुने, उनके साथ आंदोलन में बैठे, उनके कहने पर कुछ काम करने का मौका मिला, और आते 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 युवा अवस्था में मैंने एक अच्छा भूमिका निभाने का मौका मिल गया कि बोडो कॉन्फ्लिक्ट को समाधान करने का, बोडो लिबरेशन टाइगर। ऐसे बोडो के बारे में बहुत नहीं जानते हैं अच्छी तरह से कि बोडो कौन है, बोडो क्या है, बोडो ऐसा क्यों है। इससे आज यहाँ पर बहुत सारे राज्यों से आया है जिनके लिए बोडो को कोई देखा भी नहीं होगा, ऐसा भी होता है और यहाँ पर है लेकिन पहचाना नहीं कौन सा बोडो है। नॉर्थ ईस्ट में इतने ना ट्राइब्स हैं कि आपको पहचानना भी मुश्किल है, सबको मिलना भी मुश्किल है। आसाम को सर के बाकी राज्यों से कितने आए हैं, अगर हाथ उठाएगा तो मुझे पता चलेगा। आसाम के बाहर से आप कहां से हैं? सर वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। आप कहां से हैं? दिल्ली। आप केरला, दक्षिण से आ गया। और
सारे स्टेट से है ऑलमोस्ट। तो बहुत लोगों के लिए बोडो को जानना, बोडो को समझना बहुत मुश्किल होता है। सर ने थोड़ा आगे थोड़ा सा जिक्र करके गया है यहाँ के इतिहास, जो महाभारत के साथ जुड़े ही नहीं। महाभारत का पृष्ठभूमि ही असम है। महाभारत होता ही नहीं अगर असम नहीं होता। जैसे गोपिनी 16,000 गोपिनी की बातें कहा, 16,000 गोपिनी कहां से निकला? 16,000 गोपिनी गुवाहाटी से, आसाम से। तो 16,000 गोपिनी को दासी बना के किसने रखे थे? नरकासुर ने। तो नरकासुर को श्री कृष्ण जी ने आके वध कर दिया, लड़ाई किया, वध किया। इसके बाद उनके जो दासी हैं 16,000 महिलाएं, लड़कियां, ये लोग श्री कृष्ण जी को सब बोलने लगा, जिन्होंने हमको खिलाया था, रखा था, उसको मार दिया, अभी हम कहां जाएंगे? हमें कौन खिलाए पिलाए, कौन रखे? तब श्री कृष्ण जी असमंजस में पड़ गया। तो बोला कि अब स्वाधीन हो गया है, तुम लोग मुक्त हो गया, जाओ अपना अपना घर। तब ये महिलाएं ने कहा, अरे आप इतना आसानी से बोल रहा है, हमारे समाज हमको कैसे ग्रहण करेंगे? हमारे परिवार कैसे आपको ग्रहण करेंगे? हम इतने साल से नरकासुर के यहां हैं। और उसी समय तो जानते थे नरकासुर मतलब राक्षस, दानव, अत्याचारी। लोग सोचते हैं, बाहर वाले लोग सोचते हैं वह तो कानून नाम की कोई चीज ही नहीं है, वो जो चाहेंगे वही होंगे। अनहोनी सारे घटनाएं वहां पर हो सकता है। तो महिलाओं को कौन ग्रहण करेंगे वापस जाने से? आज भी है हमारे समाज में। अब इतने साल बाहर है, कैसे है, क्या है, तो हम कैसे ग्रहण करें? तो आज से 6,000 साल पहले का भारतीय कैसा होगा? आज का भारतीय भी इतना रेस्ट्रिक्टेड है हमारे समाज में। तो नरकासुर के समय, श्री कृष्ण जी के समय के भारतीय कैसा होगा? तो महिला लोगों ने श्री कृष्ण को इसलिए यह कहा था कि हम अभी कहां जाएं? तो श्री कृष्ण जी ने उपाय नहीं है, मुक्त हो गया जाओ। तो लोग बोला हमको कोई और शिकार नहीं करेंगे। तो श्री कृष्ण जी ने कहा जाओ सब अपने आप को मेरा बीबी, मेरा पत्नी कहकर अपना पहचान दे दो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, शादीशुदा महिला है। तो इसीलिए सारे 16,000 लोग अपने आप को श्री कृष्ण जी का पत्नी परिचय दिया। इसलिए वही लोग गोपी के पत्नी है, इसलिए गोपी नहीं होगी 16,000। ये कहानी महाभारत का कौन नहीं जानता, लेकिन लोगों को नहीं जानता ये गुवाहाटी पे हुआ था। नरकासुर यही की था, लोगों को ये पता नहीं है। मुरारी उपाधि मिले हैं नरकासुर, क्या है? श्री कृष्ण जी को मुरारी कहा जाता है। तो मुरारी क्यों कहा जाता है? मुरा जो सेनापति थे, उनका दोस्त थे, लेकिन सेनापति कहा जाता है। जब श्री कृष्ण जी ने नरकासुर को अटैक करने के आया था, तो मुरा ने उसको प्रोटेक्ट किया था। बहुत बड़ा वीर था, असुर दानव उसी समय के। तो इसके बाद मुरा को वध किया श्री कृष्ण ने, मुरा को वध किया, जिनको दुनिया के कोई भी वध नहीं कर सकता, इसलिए उनको मुरारी उपाधि मिला श्री कृष्ण जी को। जो मुरारी क्यों कहा जाता है? मुरा को वध करने के कारण। और ये भूमि कहां है जहां वध किया था? असम। असम के कहां है? अगर हम कामाख्या और ये नरकासुर पहाड़ जिसको हम जिक्र करता है, तो ये गुवाहाटी में हुआ था। इसके बाद उनके बेटे भगदत्त ने कुरुक्षेत्र के लड़ाई में कौरव के साथ होकर लड़ाई किया था, यहां से गया था उसी समय। इसी तरह बानासुर उषा के बारे में कहा है, जो तेजपुर में है। हरिहर का युद्ध हुआ है, हरिहर का युद्ध। और इस हरिहर का युद्ध किसके बीच में हुआ? शिव जी और श्री कृष्ण जी के बीच में। ऐसा सर्वशक्ति प्रयोग किया दोनों ने इस युद्धों में, ये संसार ही खत्म होने वाला था।
ये पृथ्वी भी खत्म होने वाला था। ऐसा उन दोनों ने अस्त्र प्रयोग किया है। तो सभी ने ब्रह्मा जी को प्रार्थना किया, प्रभु रुको, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। तब स्वयं ब्रह्मा जी तेजपुर आए। सोचिए, तेजपुर आके हरिहर का युद्ध रोक दिया ब्रह्मा ने। और ब्रह्मा को जब बानासुर ने देखा, उषा के पिता ने, जिनके कारण हरिहर का युद्ध हुआ था, तो उन्होंने ब्रह्मा जी का पैर पकड़ाया। जी प्रभु, अब हमारी क्या है? स्वयं ब्रह्मा को देखने से कैसा लगेगा? अब IIT में अगर आ जाएगा ब्रह्मा जी, कैसे लगेगा? हमारे डायरेक्टर साहब को कैसे लगेगा? जब मालिक है यहाँ का, तो वो प्रागज्योतिषपुर तेजपुर का मालिक है बानासुर, बान राजा। तो जब स्वयं ब्रह्मा वहां उतरा, उसको देखे वो पागल हो गया। अरे प्रभु आप यहाँ, अरे बदमाश, तुम्हारे कारण आना पड़ा, बट तुमसे प्रश्न कर रहा है यहाँ। तुम अगर कृष्ण के पोटे को ऐसे बांध कर नहीं रखते, कृष्ण नहीं आते। कृष्ण के साथ अगर झगड़ा नहीं करते, तुम दोनों के बीच में लड़ाई नहीं होते। अगर तुम दोनों के बीच में लड़ाई होते वक्त तुम शिव जी को नहीं बुलाते, तो कृष्ण और शिव जी के बीच में ये युद्ध नहीं होते। तुम्हारे कारण ये सब होने हुआ है, और इसके कारण क्या होने जा रहा है जानते हो? सारे संसार खत्म होने जा रहा है तुम्हारे कारण। इसके बाद मानव जीवन, इस संसार सृष्टि के बारे में ब्रह्मा ने उनको सब समझाया, तो ज्ञान प्राप्त हो गया। बानासुर ने ज्ञान प्राप्त होकर अंत में उसी दिन ब्रह्मा जी को वो शरण पकड़ के कहा, प्रभु मैं सब समझ गया, इस संसार में कोई किसी का नहीं है, और मैं आज से ये रास्ता, मेरा बीवी बच्चा, आत्मीय सजन जितना भी है, मैं सब छोड़ दिया। आज के बाद मैंने संन्यास ले लिया बोल के उसी दिन वो तेजपुर सर के निकाल दिया। कहा गया वेद व्यास भी किसी को भी पूछ के नहीं मिला है, जो महाभारत में लिखा नहीं गया। जी बानासुर कब कहा वो मृत्यु हो गई, उनका मृत्यु के बारे में नहीं है महाभारत में। महाभारत के हर चैप्टर को जिन लोगों ने एनालिसिस किया, वही लोग भी कोई इसको जिक्र नहीं कर पाया कि बानासुर का अंत कहां हुआ, क्योंकि वो साधु बन के चला गया। इसलिए तो मैं बोलता रहता हूं, साधु बन के अगर लौटा लेके अगर हरिद्वार में वो बैठे रहेगा, कामाख्या में फांदा बन के रहेगा, तो कौन पहचानेगा इसको? तो थोड़ी ही राजा के पोशाक में रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने सब त्याग कर दिया। ये असम है, और जो घटना है महाभारत है। और ये किसके बेटे थे? बाली। बाली वो हमारा राम जी का सेना बाली नहीं है, अइनो बाली है, जो इंडोनेशिया का शक्तिशाली राजा है, उनका बेटा है। तो उसी समय सारे साउथ ईस्ट एशिया यहां से कंट्रोल होते थे। इंडोनेशिया, मलेशिया, अब म्यांमार से लेके थाईलैंड, ये सब भारतीय सभ्यता संस्कृति के साथ संबंध है, सब बोलता रहता है। इसका संबंध किससे है? असम से। और उसको किसने राज किया था? बानासुर ने। बानासुर ने। यहां कोई उत्तर प्रदेश या केरला से हमारा बहन आया है, सिस्टर फ्रॉम केरला, शी केम हियर, बट दे आर नो लिंक विथ इंडोनेशिया, दे आर नो लिंक विथ Malaysia, they are not linked with Thailand, they are not linked with Myanmar. The link is only with the northeastern region. समझ गए? ये कहानी भारत के गौरव का जो कथाई है, ये इस भूमि, इस पार्ट के साथ जुड़ी हुई है सारी घटनाएं। रुक्मिणी जी यही से थे, आसाम से, और श्री कृष्ण जी उनको ले गए। श्री कृष्ण जी कैसे मिले? पहले क्या था, ये सारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और सारे हिमालय पहाड़ जम्मू कश्मीर से आया है, कोई है ना? somebody is here from जम्मू एंड कश्मीर? नो, कोई आया है? नहीं आया है।
लद्दाख, लेह से लेके जो हिमालय पहाड़ है, हिमाचल से लेके यहां तक ये अलग जात का लोग रहते थे, जिनको किराती बोलते थे, जो मंगोलियन परिवार से है। इसके लिए ये पहाड़ इलाका में रहने वाले, नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले लोगों का फेस सेम है, लोगों का व्यवहार सेम है। अब थोड़ा सा उसको रिसर्च कीजिए, आज के यंग युवा लोग उसको थोड़ा सा रिसर्च कीजिए। उनके व्यवहार से लेके खाना पीना, स्वभाव, छोस ऑलमोस्ट सेम है। और बाकी जो प्लेन एरिया में रहते थे, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल के ये जो निचले वाले इलाका, गुजरात से लेके सब जगह, क्योंकि वहां पर जंगल नहीं थे, जंगल नहीं थे। और उसी समय आम आदमी, कोई स्कॉलर, वही लोग इस हिमालय पर्वतमाला के आमने सामने आने का भी साहस नहीं हुआ। जो लोग आया, वो लोग जो जिक्र किया है उसको लेके किताब लिखा। इसके लिए यहाँ के लोगों को राक्षस, असुर, दानव ऐसा कहा गया। ये स्वभाव है, लेकिन आदमी ऐसा ही था, आकृति ऐसा ही था सारा। ऐसा नहीं कि नरकासुर का दांत ऐसा निकला था, ऐसा नहीं। नरकासुर भी हम जैसे थे, बानासुर भी हम जैसे थे। अभी भी तेजपुर में जाइए, मैं सारे स्टूडेंट्स को कहता हूं तेजपुर जाइए। जो हरिहर का युद्ध हुआ था, उसी समय का जो आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है, इतना अच्छा अच्छा है। शायद हमारे आईआईटीआन भी, आईआईटी के फैकल्टी मेंबर लोग भी ऐसे चीज बना नहीं पाया, जो हजारों साल तो कुछ नहीं हुआ, अभी भी कुछ नहीं हुआ। मुझे पता नहीं डायरेक्टर साहब को उनका जो इन्वेंशन है कितना हजारों साल तक ये रहेगा। कितना सोफिस्टिकेटेड थे उसी समय का। सारा ये हम लोग जो डिजाइन कर रहा है, सारे डिजाइन वहां पर पड़ा हुआ है, इतना अच्छे तो कितना सिविलाइज्ड होगा, कितना एडवांस होगा उसी समय का लोग भी। तो उसको अब ऐसा सूल लगा के, ऐसे दांत लगा के दिखाने से कैसा होगा? ऐसा नहीं था। मैं तो बोलता हूँ ब्यूटी पार्लर भी था उसी समय, ब्यूटी पार्लर भी होगा उसी समय। तो ये सिर्फ सोच है, जैसे स्वभाव यहाँ आके देखा। क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम, अभी भी लैंग्वेज प्रॉब्लम है। अभी बोडो कॉन्फ्लिक्ट का जो बातें कर रहा है, बोडो कॉन्फ्लिक्ट कहां से आ गया कि यहाँ के लोगों के बीच में जो लोग नेता हैं, जो लोग यहाँ पर शासन किया है, वो लोग बोडो भाषा नहीं जानते हैं, नहीं समझते। तो बोडो बोलने से भी उनका डिग्री कितना लेवल तक गुच्छा हो रहा है, उसको वो पकड़ नहीं पाता है, क्योंकि लैंग्वेज नहीं समझता। बाद में अंतिम अवस्था, लास्ट स्टेज जब आ गया, तभी समझने लगा अरे मामला गड़बड़ है, कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन तब तक ऑलरेडी क्रॉस द लक्ष्मण रेखा, ऑलरेडी बोडो लोग लक्ष्मण रेखा को पार हो चुका है। और इसके कारण ही ये सारे जो आज हम बातें करने जा रहा है कॉन्फ्लिक्ट, ये इशू आ गया, बिकॉज ऑफ लैंग्वेज ओनली। इसलिए आप लोगों को भी मैं बोलता हूं, भाषा सीखे। भाषा सीखना बहुत जरूरी है, और भाषा सीखने से आप सब को भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं, हैंडल भी कर सकता है। और नेता बनना है तो पूरा भाषा तो सीखना ही चाहिए। नेता बनना है तो भाषा को जानना पड़ेगा। भाषा ही एक चीज है जिससे आपके बारे में, आपके सोच के बारे में, आपके जो आशाएं हैं, आप मेरे ऊपर जो आशा कर रहा है, उसको मुझे समझने का एक मौका मिलता है। अगर नहीं समझेगा तो मेरे यार ये छोटा बात है, तुम इसमें क्यों लगते रहते हो? अरे उनका मुद्दा वही बड़ा है, लेकिन आप बोलते रहेंगे क्योंकि आप बाकी बात नहीं समझते। आप बोलते रहेंगे ये क्या बात है भाई, छोटे मोटे बात में तुम क्यों लगते रहते हो? अभी आप दिल्ली जाए, अरे नागालैंड का आदमी, मिजोरम का आदमी, यहाँ अरुणाचल का आदमी, असम का तो थोड़ा इजी है। अगर दिल्ली में एक हफ्ता रुकना है किसी को मिलने के लिए, इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है इसकी समस्या का हल होगा कि नहीं होगा, और कभी उनको बुलाएगा कि भी नहीं बुलाएगा, इस विषय को कभी डिस्कशन करेगा कि नहीं करेगा, कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ के लोग थोड़ा सा
गुच्छा होगा कि नहीं होगा। कितनी बार दिल्ली गया, कितनी बार मेमोरेंडम दिया। अगर आप हिसाब रखे तो शायद एक मालगाड़ी होगा पूरा जितना मेमोरेंडम दिया है, मतलब नॉर्थ ईस्ट से। ये मेमोरेंडम को कोई समझ नहीं पाया क्योंकि जगह में आया ही नहीं, तो आप कैसे समझेगा। तो श्री कृष्ण जी ने आया था। श्री कृष्ण कैसे आया? द्वारका से, और पांडव के साथ जुड़े हुए थे। तो पांडव ये राक्षस असुर एरिया में आ गई। कब आ गई? जब उनका लाहा लक्सा, क्या बोलता है लाहा का गो जो जला दिया था, लक्सा क्या बोलता है हिंदी में? लक्षगृह। हाँ, लक्षगृह। लक्षगृह उसमें जलाने के लिए एक षड्यंत्र रचाकर दुर्योधन कौरव ने किया था, लेकिन सुरंग रख दिया। इसके बाद लक्षागृह जला दिया। वो लोग भाग के हिमाचल की तरफ हिमालय पर्वतमाला के अंदर घुस गया। घुसते ही क्या हो गया? घुस के असुर के साथ, राक्षस के साथ, आप लोगों की हिस्ट्री बुक में, लेकिन किरातियों के साथ वहां पर मिल गया। ना भाषा समझते ना क्या समझते, झगड़ा हो गया। तो अभी भीम और हिरंबो के बीच में लड़ाई हुआ। लड़ाई नहीं, मारामारी हुआ। भीम और हिरंबो कौन था? हिडिंबा का भाई। और हिडिंबो के साथ मारामारी होने में कहां लग गया? मर गया। हमारा भी स्टूडेंट्स लोग खाना खाने के लिए जाता है, कभी कभी अपने बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा होता है तो मर जाता है आज के दिन में। उसी समय भीम और हिडिंबो के बीच में मारामारी हो गया और हिडिंबो मर गया। तो कुंती देवी भारतीय मां है ना, उसका दया आ गया हिडिंबा के ऊपर। बेचारा का भाई मर गया, अभी किसके साथ रहेगा? बहन। तो उसने भीम को थोड़ा गाली गलौज दे दिया। तुमने मारा इसको, भाई को, ये लड़की अभी कहां जाएगा, किससे रहेगा? तुम शादी करो इसको। ये भारतीय मां है। अरे भैया को मारा और उसके साथ शादी बोल के रहना है। लेकिन उसी समय का भारतीय लोगों का ये विचारधारा नहीं है। तुमको उसको पहना देना है, उसको सल्तर देना है। इसीलिए उन्होंने पूरा अपने बेटे को कहा तुम उसको शादी करो। फिर दोनों का शादी हो गया। लेकिन शादी के बाद आफ्टर ऑल ये ट्राइबल है ना, ट्राइबल किसी के साथ मिल नहीं सकता है, किसी समाज के साथ मिलना बहुत मुश्किल है। उन लोगों ने जब वापस चला गया तो कहा माता को कि हम आप लोगों के साथ नहीं रहेंगे, हम इधर ही अपने लोगों के साथ रहेंगे। तो इसलिए छोड़ के आ गया भीम बाकी लोग। लेकिन उन लोगों का आदान प्रदान रहा। घटोत्कच का जन्म हुआ, अपने पिताजी के साथ भी अच्छा संपर्क रहा, पांडवों के साथ और असुरों के साथ भी घटोत्कच। इसके बाद श्री कृष्ण लोगों के साथ संपर्क होने लगा। वो तो बहुत टैलेंटेड है, गॉड गिफ्टेड नहीं है, स्वयं गॉड है, ईश्वर है। लेकिन ईश्वर होते हुए भी आदमी के रूप में आया था, तो आदमी के तरह उनका चलना पड़ा, उनका सहन भी करना पड़ा, कष्ट भी उनको खाना पड़ा, बड़े भी इसी तरह होना पड़ा। भगवान ने इसलिए ऐसा रूप नहीं दिखाया कि आज सोता है कल बड़ा हो गया। आदमी होकर आदमी के रूप लेके आया है, तो आदमी के तौर ये धीरे 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 बड़ा हो गया। लेकिन बाद में हम सब उनको स्वीकार किया कि स्वयं ईश्वर था, ये सब जानते थे और उन्होंने सब किया है। ये श्री कृष्ण घूमते फिरते अच्छा लग गया, प्रकृति के साथ जुड़ गया और रुक्मिणी के साथ मुलाकात हो गई, दोनों के बीच में प्रेम हो गया। लेकिन असुर लोग कहा देते, इस समाज में अपना बेटी हम क्यों दियो, हम वहां पर जाके मिल नहीं सकता है। और वो लोग अगर यहां आएगा उसको भी हम कैसे आतिथ्य देंगे। ये लोग ये नहीं खाएगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। नहीं, कभी तुम श्री कृष्ण के साथ शादी नहीं हो सकते हैं। उनका भाई रुक्मोबी और उनका पिता भीष्म, वही लोग मना किया श्री कृष्ण के साथ तुम कदापि शादी नहीं हो सकता है। तो उनका दोस्त शिशुपाल के साथ शादी देने के लिए कोशिश की रुक्मोबीर ने,
लेकिन कहां मानते? रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को खबर दे दिया। शायद उसी समय भी मोबाइल था रुक्मिणी के समय में। वो बोल दिया तुम आके मुझे ले जाओ, नहीं तो मुझे शिशुपाल से देने वाला है, अगर उसके साथ देगा तो मैं ब्रह्मपुत्र में धाम करके सुसाइड कर देंगे। क्या करेगा वो भी प्रेमी? तुम लोगों की उम्र का था, तो आप लोगों की उम्र का था। आज भी ऐसा ही होता है कि नहीं? कहा पढ़ने जाता है, किसी के साथ प्रेम हो गया हमारे बेटी, हम देना नहीं चाहता है, लेकिन सुनता कहा। उसी समय भी ऐसा हो गया। तो इसके बाद श्री कृष्ण को बुलाया उसी दिन आना, जब पापा नहीं है, भैया भी नहीं है, ऐसे अच्छे समय पर बुला दिया। श्री कृष्ण आ गया पूरा जेट लेके, जेट फ्लाइट लेके, क्या लेके आया पता नहीं, इतना स्पीड में। तो जिस समय घर में भैया नहीं था, वो नहीं था, श्री कृष्ण आ गया, वो जाके रोड पे उठ लिया। रोड दिखाया है, रोड तो 200-300 साल का छवि है, चित्र है, लेकिन उसी समय का जान क्या था हमको पता नहीं। इतना स्पीड वाला जान श्री कृष्ण आ गए। रुक्मिणी टोपला लेके भाग गई, बैग लेके। तब सब खबर दे दिया भाई को, अरे रुक्मिणी गया। कहां गया? श्री कृष्ण के साथ भाग गया। तब रुक्मिणी ने पूरा तलवार लेके उन लोगों को क्या है पीछे पीछे ढूंढने चला गया, लेकिन नहीं मिला। इसके बाद उसने सबको वार्निंग दे दिया, असम के सभी लोग को, उन लोगों के शादी में कोई भी जाना नहीं, हम स्वीकार नहीं करेंगे उनका शादी को। जो जाएगा गला काटा जाएगा। कौन जाएगा? कोई नहीं है। संध्या समय गुजरात के माधवपुर में पहुंची है। कहीं है गुजरात से है? नहीं सर, माधवपुर है, जहां पर श्री कृष्ण और रुक्मिणी का शादी का तिथि माना जाता है। कभी जाना है। माधवपुर पहुंच गया, संध्या समय सब लोग देखा, अरे श्री कृष्ण कोई लड़की लेके आया है, सुंदरी होगा ना यहाँ की लड़की। तो इसके बाद सबने पूछा, तो श्री कृष्ण ने बताया कि इस कारण इस लड़की को वो ले जाना पड़ा है। वो नहीं मानते, इसलिए उनकी शादी होगा, इसलिए लाना पड़ा। तो ठीक है, हम लोग ही शादी दे देते हैं यही, इसके बाद हम लोग घर सर के आएंगे। माधवपुर में ही श्री कृष्ण और रुक्मिणी को शादी दे दिया। इसके बाद ही द्वारका पहुंच गया। तो इसका एविडेंस अगर चाहिए कि असम के है कि नहीं रुक्मिणी, इसका इतिहास गुजरात के माधवपुर में है। तो ये सारी कहानी में क्यों बोल रहा हूं? ये है महाभारत के साथ जुड़ी हुई भूमि। इसके साथ मैदान है नागालैंड से, नागालैंड भी सब आसाम था ना, सब है कि नहीं, सब जुड़ा हुआ था। यहाँ के लोग को असुर, राक्षस ऐसे कहा जाता है, जिनको हिस्ट्रियन लोग किराती नाम से कहा कि ये सब लोग किराती है और हम लोग मंगोलियो टाइप का है ना, थोड़ा थोड़ा देखने में। ये बौद्धो लोग, हिस्ट्रियन लोग कहता है कि असुर का ही वंश। ये भगवदत्तों को म्लेच्छ का राजा कहता है। म्लेच्छ कौन है? कौसारी लोग है। कौसारी कौन है? बोरो लोग है। तो इसलिए बोरो लोग थोड़ा घमंड है, थोड़ा अहंकार भी है। अरे भाई हम आगे से इधर ही, हम कहां से आ गया, सरकार का बात सुनना नहीं चाहता है, सरकार तो कल का है भाई, इससे आगे हम है। तुम जमीन बरी का कानून बनाता है, अरे तुम्हारे आगे जमीन हमारा है, हम क्यों अपने नाम में करूं? अभी तो कॉन्फ्लिक्ट ये नहीं है कि तुम दखल क्या है जमीन। अरे भाई दखल कहां से? दखल हमको पता ही नहीं। ये कितना मतलब जुक क्या बोलेगा? हाँ, ये जमीन हमारी आत्मीय सजा पापा के पापा से है, और आज कोई सर्कल ऑफिसर आके बोल रहा है कि ये तुम्हारा जमीन नहीं है, तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? हाँ मेरा नागालैंड में अगर कोई ऐसा बोलेगा तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? सरकारी ऑफिसर। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ। तो बोडो लोग इसको लेके मतलब एक अहंकार होता है, गौरव अनुभव करता है, ये उन लोगों का स्वाभिमान है। और हिस्ट्रियन लोग भी यही बोला है कि ये उसी समय का वंशधर है। और असम के कालसर को अगर आप देखेंगे, कालसर मतलब
जो भी कपड़े वगैरह बुन के इसे डिजाइन करते हैं, ये सारे डिजाइन मैंने कहा एकमात्र प्रमाण अभी भी साक्षी है तेजपुर का जो टूटा हुआ है, उसी में सब सारे ये डिजाइन है। मतलब असम को भी गैप नहीं हुआ। ये बोरो लोगों का आरोनाई है। ये आरोनाई का जो ये है ना डिजाइन है ना, ये कामाख्या का स्ट्रक्चर था पहले, अभी टूट गया, और ये इसका डिजाइन ही तेजपुर में जो गिरा पड़ा हुआ है सारे, उसी में ये सारा डिजाइन है। मतलब उसी समय से ही यहां के लोग इसको परंपरा के हिसाब से करते करते आज तक करके आया है। ब्रिटिश आ गए तो नया सिस्टम आ गए। पहले हमारा कोई सीमा नहीं था। एक राजा दूसरी राजा को सम्मान देते थे। एक देश के आदमी दूसरी देश के माने वहां पर भी जा सकते थे, नो इश्यू, नो बाउंड्री, अपना अपना इलाका। यहां पर एक समय अहोम भी राज किया, कौसारी भी राज किया, सुतिया भी राज किया, जयंतिया, काशी वही लोग भी राज किया, नागा लोग भी राज किया, लेकिन कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। अपनी अपनी शांति से सब लोग जी रहे थे, नो कॉन्फ्लिक्ट। आना जाना सब मिलना जुलना, शादी वादी भी सब होते थे अपने पीस में। राजा लोग तो कभी भी एक जाति का नहीं होता है। राजा का ब्लड में, राजपड़िया के ब्लड में आप कभी एक जाति का खून नहीं मिलेगा, जितना भी डीएनए को, क्योंकि एक राजा अपनी प्रजा को शादी नहीं करता है अपने राजकुमार के साथ, दूसरी राज्यों के राजकुमारी को अपने राजकुमार के साथ शादी करता है कि नहीं? तो राज परिवार में कोई जात पात नहीं होता है, लेकिन प्रजा तो प्रजा है, राजा राजा है। ये हमारा राजा है। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है। ये सिर्फ गुजराती लोगों का प्रधानमंत्री नहीं है, हम सारे भारतवासी का प्रधानमंत्री है। हिमंत बिश्व शर्मा असम का मुख्यमंत्री है, कोई ये कम्युनिटी का मुख्यमंत्री नहीं है वो। तो राजा लोग ऐसा है उसी समय से। तो ये है, लेकिन ब्रिटिश आ गए, वो लोग मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन यहां पर इंपोज कर दिया, और जहां तक वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन किया वहां तक उन लोगों ने कोई क्षमता प्रयोग किया, पावर यूटिलाइज किया और अपने कानून बनाया, कानून के हिसाब से चलने दिया, तो अब से शुरू होने लगा। तो असम में सर्वप्रथम बोडो लोगों ने विरोध किया इसको। बाकी असम में भी किया था नेशनल इंटरेस्ट, भारत स्वाधीन होना है, तो इसलिए कांग्रेस के साथ नेशनल मूवमेंट के नाम पे मूवमेंट कर रहा था यहां के नेता लोग। लेकिन यहां के ट्राइबल ग्रुप, रूपनाथ ब्रह्म, भीमबोर देवरी, गुरुदेव कालेश्वरन ब्रह्म, उन लोगों ने ब्रिटिश के समय में ही ट्राइबल की जमीन का, मातीवाड़ी का प्रोटेक्शन के लिए वो लोग डिमांड करके आया है। लेजिस्लेशन में अपना रिजर्वेशन मांगा है। तो ट्राइबल से भी असम विधानसभा में रिजर्वेशन किया था, और जिसके कारण रूपनाथ ब्रह्म वो विधायक बने। उसी समय एमपी थे, प्री इंडिपेंडेंस। अभी विधायक कहा जाता है, उसी समय एमपी जैसा था, प्रतिनिधि था। वो ब्रिटिश के जमाने से वो मंत्री बन के आया है। लेकिन ये ऐसा ही नहीं, उसी समय का बोडो लोगों ने अपने प्रोटेक्शन के लिए और प्रतिनिधि के लिए फाइटिंग किया था, मूवमेंट किया था, मेमोरेंडम दिया था। इसके बाद सारे ट्राइबल्स के प्रोटेक्शन, ट्राइबलिंग था मेजोरिटी यहां पर, मतलब यहां की इंडिजिनियस लोगों के लैंड के प्रोटेक्शन के लिए ट्राइबल लीग उसी समय, इंक्लूडिंग नागालैंड, ऑल नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ट्राइबल लीग फॉर्म करके वो लोग फाइट किया, डिमांड किया। उसके अनुसार ट्राइबल बैलेंस ब्लॉक असम का जो लैंड प्रोटेक्शन का लॉ है ये हो गया था। तो उसी समय से ही
ट्राइबल का मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ब्रिटिश के समय से इंडिपेंडेंस हो गया। इंडिपेंडेंस होने के बाद हमारे संविधान के अनुसार राज्यों को, कोई राज्यों को भाषा के अनुसार, कोई राज्यों को जाति के अनुसार मर्यादा दिया गया। राजा महाराजा मर गया, उनका परिवार लोग ऑर्डिनरी आदमी बन गया, तो उसको हम लोग एक सॉवरेन कंट्री के रूप देने गया, सबको लेके शामिल। आगे अपने अपने स्टाइल में चलते थे भारतीय लोग, अपना अपना कम्युनिटी का अपना अपना रीति रिवाज था, उससे लेके चलते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। हमारा ऐसा एक सरकार नहीं था, समाज व्यवस्था हम खुद कुछ करते हैं, उससे जो मिलता है हम जी लेते हैं, किसी से हमें कुछ नहीं चाहिए। यह है भारतीय लोगों का नेचर था। कहीं में भी जाओ, सारे भारत का लोगों का यही है, राजा है राजा अपनी तरफ से, क्योंकि राजा लोगों के साथ लेना देना नहीं है। लोग अपने आप कुछ करता है, खेती बाड़ी करता है, कुछ उगाते हैं, नहीं तो कोई व्यापार करते हैं, उसी से चल लेते हैं। अपने अपने इलाका अपने अपनी एक सिस्टम से चलते थे। लेकिन ब्रिटिश ने उसको कब्जा कर लिया, राजा के पावर को वो लोग सीज कर लिया। इसके बाद अपने स्टाइल में, अपने अनुसार में वो लोग लोगों के ऊपर भी कानून लागू कर दिया, जिसके कारण भारतीय लोग धीरे धीरे ब्रिटिश के अगेंस्ट में विद्रोह किया। पहले विद्रोह अपने अपने इलाका के इशू को लेके था, लेकिन महात्मा गांधी जी के बाद उन्होंने जिस तरह से अपने आप को त्याग किया, अपना परिवार त्याग किया, अपना प्रोफेशन त्याग किया और सारे देश के लिए ब्रिटिश को हटाने के लिए उन्होंने निकल पड़ा, तो उसके साथ सब जुड़ गया महात्मा गांधी के साथ। और जुड़ने के बाद भारत त्याग आंदोलन ही एक ऐसा आंदोलन है, सारे भारत एक साथ जुड़कर ब्रिटिश के विरोध में आंदोलन किया। और इसके कारण 1947 में ब्रिटिश को भारत त्यागना पड़ा, भारत को देना पड़ा, बिकॉज ऑफ महात्मा गांधी। आज भी बहुत प्रश्न करता है महात्मा गांधी का लेकिन महात्मा गांधी का सबसे बड़ा गुण जो था वो है खुद को लोगों के लिए सेक्रीफाइस करना। अपना पैंट शर्ट भी वो फेंक दिया। और हम लोग सब जानते हैं, लेकिन हम ऐसे हो नहीं सकता है। अगर हम भी हो सकते हैं, आज की भारत भी कितना सुंदर होगा। महात्मा गांधी का हम नाम लेते हैं, लेकिन महात्मा गांधी का 1% भी हम लोग फॉलो नहीं कर सकता है। लेकिन महात्मा गांधी ने निस्वार्थ बन के सभी को यूनाइट किया, एकत्रित किया। नहीं कि सारे भारत का नेता एक दूसरे को सुनने वाला नहीं, मानने वाला नहीं। आज भी ऐसा है, आज भी ऐसा है। और अगर आप मानेगा सुनेगा तो एक तो ऐसा रहना पड़ेगा जो निस्वार्थ है, ऐसा। तो ये है, यहां पर भी यही हो गया। बोडो मूवमेंट, बोडो कॉम्प्लेक्स का जो हो गया है, बोडो भाषा कला संस्कृति, जिसको लेके बोडो लोग बहुत गौरव महसूस करता है, खुद को असुर का वंशधर मानता है। हिस्ट्रियन भी उसको ही उनको बता रहा है। तो उनका वो जो स्वाभिमान है ये खत्म होने वाला है, सरकार सुनने वाला नहीं है। क्योंकि नया नया कानून के हिसाब से सिर्फ आप एक को ही प्रमोट करने जा रहा है, लेकिन बाकी का प्रमोट नहीं होता है। तो इसको लेके बहुत मांग आने लगा, डिमांड आने लगा। बोडो लोगों का 1952 में बोडो साहित्य सभा फॉर्म हो गया कि बोडो भाषा को हम लोग साहित्यिक रूप से डेवलप करना है, कि हम भी लिखना है। बोडो का इतिहास क्या है? फोक टेल्स है, लोको कथा। ये सिर्फ कहानी जैसा है, बोडो का हिस्ट्री कहानी जैसा है, क्योंकि बोडो लोग लिखता नहीं। यहां पर कसारी रास्ता, लेकिन कसारी का इतिहास नहीं है। यह तो सिर्फ महाभारत, रामायण और महाभारत के बाद
ह्यूएन ने लिखा तो 2 लाइन 3 लाइन, वो जो घूमने आया था तो असम में आके और किस तरह का अतिथ्य हॉस्पिटलिटी मिला था इसको जिक्र किया ह्यूएन ने, वही असम के बारे में है। इसके बाद यहां के कोई कौसारी हो, इसके आगे बोर्मन डायनेस्टी हो, इसके आगे असुर के समय हो, कोई भी नहीं लिखा। जो लिखा वेदव्यास ने लिखा महाभारत में, जो लिखा वाल्मीकि ने लिखा यहां का बारे में। परशुराम के बारे में किसने लिखा? वाल्मीकि। कोई असम के लोग नहीं लिखा। इसके बाद भी यहां पर वशिष्ठ आश्रम है, जो बाहर से आया है जाके जा सकता है। जो सब 7th जो ऋषि थे उनमें से एक ऋषि था वशिष्ठ मुनि, और ये वशिष्ठ मुनि का आश्रम गुवाहाटी में है जहां पर राम भी आए थे। इसको वाल्मीकि ने लिखा है, लोकल आदमी ने कोई नहीं लिखा। ये जो नरकासुर के बारे में हम लोग बोल रहा है, इसको वेदव्यास ने लिखा है, हमने कोई नहीं लिखा। इसके बाद ह्यूएन ने लिखा था। बाकी यहां का इतिहास मुंह पर है, क्योंकि ये सिर्फ फोक टेल्स है। फोक टेल्स मैंने अपने बेटे को बताया, बेटे अपने बेटे को बताया, इसी तरह आता रहा यहां का इतिहास। सिर्फ जब अहोम आए असम में, अहोम ने लेकिन आते ही वही लोग रिकॉर्ड डायरी लिखना शुरू कर दिया, और इसीलिए असम की हिस्ट्री के बारे में बोलने से बाकी सबको छोड़ के सिर्फ अहोम हिस्ट्री से ही थोड़ा सा असम के बारे में जानता है। और इसको लेके ही हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है कि आप अहोम के नाम को आप लेते रहेंगे, लेकिन बाकी सारे ट्राइब से यहाँ उनका भी अपना अपना शासन व्यवस्था था, राजा था, महाराजा था, लेकिन इस बारे में आप कोई जिक्र नहीं करता है। यहां भी यहाँ का एक कॉन्फ्लिक्ट है, असम का जो कॉन्फ्लिक्ट है। तो बोडो का कॉन्फ्लिक्ट पहले इतना बड़ा नहीं था। बोडो साहित्य सभा हुआ, बोडो साहित्य डेवलपमेंट के लिए काम किया, तो बोडो भाषा को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उसे में डालने के लिए फर्स्ट डिसीजन ले लिया कि शिक्षा बोडो माध्यम में होना चाहिए, बोडो भाषा में होना चाहिए। सरकार को दावी किया, डिमांड किया, और अपने आप वॉलंटियरली सिखाने लगा बोडो भाषा को, किताब लिखने लगे। सरकार ने नहीं माना। 1962 में सरकार ने स्वीकृति प्रदान की। बोडो माध्यम प्राइमरी स्कूल में हो गया, एलपी स्टेज में। एलपी पढ़ गए, एलपी पास हो गए तो बोडो मीडियम नहीं है, एमई स्कूल। फिर बोडो लोगों को आंदोलन करना पड़ा, भाई अभी एलपी प्राइमरी निकाल चुका है, तो हमको माध्यमिक विद्यालय चाहिए, एमई स्कूल चाहिए। माध्यमिक बोलता है ना एमई स्कूल को, प्राइमरी के ऊपर में, इसको चाहिए। सरकार करता नहीं, फिर आंदोलन। इसके बाद एमई स्कूल पढ़ाई किया 5, 6, 7। 3 साल के बाद क्या चाहिए? हाई स्कूल चाहिए। फिर सरकार को आंदोलन। फिर जो लोग पास हो गया वो बेकार हो गया, वो पढ़ने को नहीं मिला, क्योंकि बोडो माध्यम का और हाई लेवल का नहीं है। इसके बाद हाई स्कूल हुआ, हाई स्कूल हो गया, लेकिन शिक्षक का पोस्ट सेंक्शन नहीं हुआ। मतलब सरकार ने उसका डिसीजन दे दिया, डिक्लेयर दे दिया, लेकिन जो नॉर्मल स्कूल के साथ ही बोडो माध्यम के स्कूल को भी खोला जाता था, लेकिन वहां पर बोडो मीडियम पढ़ाने के लिए पोस्ट सेंक्शन नहीं था। तो इसको लेके और फिर बोडो मीडियम का विज्ञान शिक्षक चाहिए, बोडो माध्यम का इंग्रजी शिक्षक चाहिए, बोडो माध्यम का मैथमेटिक्स का शिक्षक चाहिए, उसका पोस्ट चाहिए। इसके लिए आंदोलन बोडो लोगों का। इसके बाद धीरे धीरे ये भी हो गया, फुलफिल नहीं हुआ, लेकिन तो भी किसी तरह सल्ले के लिए हो गया। आ गया मैट्रिक देना है, एसएसएलसी एग्जाम। उसी समय मैट्रिक एग्जाम में क्या कर दिया सरकार ने?
बोरो माध्यम के लिए मैट्रिक का क्वेश्चन इंग्लिश में, लेकिन आपको आंसर देना है बोरो में, और बाकी माध्यम का अपना अपना भाषा में ही अपना अपना क्वेश्चन पेपर। आप बहुत लड़के नहीं जानते, बहुत स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं। सर बोडो लोग भी यहाँ है, कोई है बोडो लड़का लड़की? हाँ, बोडो लड़का लड़की। ये बोडो माध्यम अगर कोई पढ़ा है, कोई है बोडो माध्यम में? फ्रॉम बोडो मीडियम समवन इज हियर? नो। हाँ, तो थोड़ा सोचिए, बोडो मीडियम है लेकिन 10th एग्जाम का क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में है। इसको बहुत डिमांड किया बोरो में ही होना है, नहीं होता, नहीं करता है सरकार, अननेसेसरी। ये बिकॉज ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, नॉट ओनली पॉलिटिकल। ये ब्यूरोक्रेट्स लोगों का भी मतलब ये है, मतलब बोरो लोगों को उसी समय ऐसा ट्रीट किया गया, और क्वेश्चन बनेगा तो बच्चों को भी बता देगा, सेक्रेसी नहीं रहेगा, ऐसा ट्रीट किया। लेकिन बोरो के ऊपर ये कितना हार्ड करेगा इस विषय को नहीं सोचा। तो बहुत साल, 4 साल 5 साल इंग्लिश का ही क्वेश्चन रहा, लेकिन इंग्लिश में तो कितना एक्सपर्ट है यार, जो गांव के स्कूल में रूरल में पढ़ता है वो इंग्लिश कितना जानता है। तो आप सोचिए एसएससी एग्जाम में क्लास 10 में इंग्लिश क्वेश्चन पढ़ कर, जिसको खुद जानते हैं बोरो में, लेकिन प्रश्नों को अच्छी तरह समझ नहीं पाया तो फेल हो गया एग्जाम। तो ये है। फिर इसके बाद गुवाहाटी में उसी समय जात पात को लेकर भी थोड़ा प्रॉब्लम था, जैसे ओसुर के बारे में हम लोग बोल रहा है। यहां पर हॉस्टल नहीं था, तो किराए पर रखना नहीं चाहता है गांव का लोग, पहाड़ का लोग। नागा लोग कितना खतरा खतरा खाता है, कैसे रखेंगे? कुत्ता भी खाता है ना? तो गुवाहाटी में आप कैसे रखेंगे लोग? मतलब उसी समय का बात है। बोरो लोग पोर्क खाता है, गुवाहाटी का लोग तो पोर्क नहीं खाते थे, जो धोनी लोग थे उसको कैसे घर में रखेंगे? घर किराए में भी नहीं देता है। तो डिमांड क्या था? एक ट्राइबल हॉस्टल शुड बी कंस्ट्रक्टेड इन गुवाहाटी फॉर दी ट्राइबल स्टूडेंट्स। देखिए कितना छोटा छोटा बात था, तो ये होना चाहिए। इसके बाद रेडियो प्रोग्राम, उसी में हमारी भाषा में प्रसार होना चाहिए। लेकिन वहां पर क्या था? सिर्फ गान सुन सकता है आप, लेकिन बोडो भाषा में या बाकी भाषा, आज बोडो भाषा के बारे में बोल रहे हैं, और ट्राइब्स का इशू सेम है नॉर्थ ईस्ट में। तो बोडो भाषा में आप गान सुन सकता है, बाकी पृथ्वी में क्या हो रहा है इस बारे में आप वहां पर कुछ सुन नहीं सकता, आप कुछ कर नहीं सकता। इसके बाद डिमांड करते करते थोड़ा सा न्यूज पढ़ने का, 5 मिनट न्यूज पढ़ने का या 2-3 न्यूज पढ़ने का ये मौका मिला। तो इसका डिमांड था। टीवी हो गया, दूरदर्शन पे थोड़ा सा हमारे ट्राइबल्स का मतलब प्रोग्राम रखना चाहिए, हर कम्युनिटी का थोड़ा थोड़ा वहां पर होना चाहिए। नहीं हुआ, ऐसे छोटा मोटा डिमांड आते आते अबाउट 100 हो गया, 84 डिमांड्स हो गए। जब 84 डिमांड्स हो गए तो एक विचार आया, क्या ऐसा ही चलते रहेंगे? कोई उम्मीद देखता है यहाँ ट्राइबल का कुछ होने वाला है, बोरो का कुछ होने वाला है? नहीं होने वाला है। तो रास्ता क्या है भाई? रास्ता जैसा भी हो, आंदोलन संग्राम करना है जबरदस्त, ऐसे रुकते रुकते जाने से नहीं होगा। तो ऐसा एक सिद्धांत आ गया। तो 1967 ट्रांस ट्राइबल काउंसिल ऑफ असम पीटीसी गठन किया। ट्राइबल लीग तो स्वाधीनता के बाद रूपनाथ ब्रह्म भीमराव देउरी का जो था, ये कांग्रेस के साथ शामिल हो गया कुछ टर्म्स एंड कंडीशन में। जो ट्राइबल बैलेंस ब्लॉक गठन किया, जो डिमा हसाओ और कार्बी आंगलों को 6 शेड्यूल में डाल दिया, वो ट्राइबल लीग का डिमांड था। ये सब होने के बाद ट्राइबल लीग को डिसॉल्व किया गया और बाकी ट्राइबल कम्युनिटीज को 1950 शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर में लिस्टेड कर दिया गया। ट्राइबल, इसलिए ट्राइबल लीग का जरूरी नहीं पड़ा, तो ये लोग कांग्रेस बन गया आफ्टर माने इंडिपेंडेंस। तो इसके बाद बाकी पॉलिटिकल इश्यू आता रहा जो मैं बोल रहा हूं। तो
प्लेन्स ट्राइबल काउंसिल ऑफ असम का जन्म हुआ 1967। उसी समय में ही ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन का भी जन्म हुआ। और इसके बाद इंदिरा गांधी ने सारे भारत को फेडरल स्ट्रक्चर करने का घोषणा कर दिया था। तो इसके लिए कि हमको भी फेडरल स्ट्रक्चर ट्राइबल लोगों के लिए एक सेपरेट एंटिटी देना है, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन देना है। उसी समय राज्यों ऐसे नहीं कहा गया था, मतलब ट्राइबल के लिए अपना होमलैंड देना है। तो इसको मुद्दा उठाया, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी है, समय समय में कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन को देख देख के मैं भी उसमें बहुत आंदोलन में जाने को मौका मिला। जैसे मैंने कहा था 1982 में मैं क्लास 5 में था, तो मैं उसी समय ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन का स्कूल से मेंबरशिप लिया था, मैंने मुझे भी मेंबर बना दिया। और उसी समय से बोडो के आंदोलन में जाना है, पीछे पीछे बैठना है, चुनना है, किसी को पानी देना है, किसी को चाय देना है, मतलब ऐसा होके आया है सब। लेकिन इलेक्शन आ गया, कुछ सिचुएशन को देख के कॉम्प्रोमाइज कर दिया। इसके बाद आंदोलन स्थगित हो गया। तो बाद में जुबा लोग, आप लोगों जैसा जुबो लोगों को ये संतुष्ट नहीं हुआ, फिर कहा कोई पॉलिटिकल पार्टी से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है, इसलिए जरूरत पड़े तो ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन ही हमारे पॉलिटिकल मुद्दा को लेके भी आंदोलन करना पड़ेगा। वी शुड नॉट डिपेंड ऑन एनी पॉलिटिकल पार्टी। तो ये हो गया। ये होने के बाद अंत में 1986 को यह सिद्धांत तो लिया गया कि आपसू अभी सारे बोडो के पॉलिटिकल इश्यूज के लिए भी खुद संग्राम करेंगे, फाइट करेंगे, आंदोलन करेंगे। उपेंद्रनाथ ब्रह्म, जिनको हम फादर ऑफ बोडोस अभी मानते हैं, वो सभापति हुए। वे ऑलरेडी एपीएससी कैडर था, असम पब्लिक सर्विस कमीशन का एक इंस्पेक्टर पोस्ट का वो ऑफिसर था, इंस्पेक्टर ऑफिसर था, इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर था वो। तो उसको जबरदस्त, वो अच्छा नेता था, उसको कहा गया कि आपको नेतृत्व देना है। बहुत उन्होंने मना किया, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि आई एम ऑलरेडी एम्प्लॉयड, मैं कैसे मतलब आपसू को नेतृत्व दे सकता हूं। बाद में कोई नहीं सुना, उसको जबरदस्त किया गया। उसी दिन उन्होंने घोषणा किया कि मुझे जबरदस्त किया गया है और बोडो में मुझे छोड़कर कोई ऐसा नेता नहीं है जो बोडो को नेतृत्व दे सकता है, ऐसा बोल रहा है, और जबरदस्त मुझे सभापति दिया गया। ठीक है, मैंने स्वीकार कर लिया, लेकिन सिर्फ मेरे ऊपर ही निर्भर करने से नहीं होगा, मैं जो कहूंगा आप लोगों को सुनना पड़ेगा। और मैं आज से, उसी दिन उन्होंने कहा था, मैं खुद भी था उस मीटिंग में 1986, आज से मैं ये जिम्मेदारी ले लिया और आज से मेरा कोई पार्सन है, महात्मा गांधी जी से वो उसी दिन ही घोषणा कर दिया, मेरा कोई पर्सनल आज से कुछ नहीं रहेगा। मैं आज से अगर जहां भी जाऊंगा जाति के काम के लिए जाऊंगा, जहां भी बैठूंगा, जहां भी बात करूंगा, जाति के लिए ही बात करूंगा। आज के बाद मेरा कोई घरबारी नहीं, कोई अपना रिलेटिव्स नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने नौकरी रिजाइन दे दिया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का सर्विस उन्होंने रिजाइन दे दिया। फिर घर तो छोड़ के पूरा आंदोलन के लिए निकाल गया कि बोडो लोग किस लिए मतलब आज इस हालत पे है, उससे अगर छुटकारा पाना है तो किस तरह से हमको काम करना पड़ेगा, आंदोलन क्यों जरूरी है, भारत संविधान क्या है, संविधान में क्या दिया गया है, हमको क्या मिलना है, हमको क्या हो रहा है, इसको लेके उन्होंने 86 से गांव सारे गांव में मीटिंग कर दिया। फिर सब लोग उनकी निस्वार्थ महात्मा गांधी जी, जैसे महात्मा गांधी अपना जो वकालती करने का उनका एक प्रोफेशन था ना, वो तो एडवोकेट थे, उन्होंने छोड़ दिया ना एडवोकेट करना, है ना। इसके बाद परिवार छोड़ दिया ना, उनका बीवी बच्चा उनको कहीं जाके मिलना पड़ा, वो उनके लिए नहीं गया। ठीक उपेंद्रनाथ ब्रह्म भी ऐसा कर दिया, नौकरी छोड़ दिया।
घर छोड़ दिया। अगर घर का आदमी इसको मिलना है तो कहीं जाके मिलना होगा, लेकिन वो घर परिवार का कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। तो ऐसे निस्वार्थ के कारण उनको सब मानने लगा, सुनने लगा, और इसके बाद बोडो मूवमेंट एक नया रूप ले लिया, मास मूवमेंट। इसको गण आंदोलन कहा गया। इसमें ना बूढ़ा बूढ़ी का बात नहीं है, छोटे बच्चे लड़का लड़की का कोई बात नहीं है। तो बड़ो लोग ने इकट्ठा होकर एक मास मूवमेंट, और जब तक हमारा डिमांड पूरी नहीं होंगे तब तक कंटिन्यूअसली, दैट टाइम देयर वाज नो रेस्ट। क्योंकि उपेंद्रनाथ ब्रह्म ने कहा था कि अगर संग्राम करना है तो रेस्टलेस संग्राम करो, और शॉर्ट टर्म में खत्म करना है, जो होना है हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म। ज्यादा दिन अगर करते रहेगा तो बहुत नुकसान होगा, बहुत भुगतना पड़ेगा। इसलिए हम लोग लंबा स्ट्रगल नहीं करेंगे, शॉर्ट टर्म स्ट्रगल करेंगे, लेकिन जो करेंगे डू और डाई। और उन्होंने हिसाब कर दिया। उसी समय से अबाउट 15-16 लाख बोरो लोग थे असम में। टोटल 20 लाख ऐसे थे मैंने बोरो लोग। आज 25 लाख है, 25 लाख है बोरो लोग असम में। सिंगल मेजोरिटी कम्युनिटी के नाम पे सिंगल मेजोरिटी है बोरो, और बोरो आज अबाउट 25 लाख है असम में। तो उसी समय उपेंद्र नाथ ब्रह्म ने कहा कि हम जाति के लिए 2 लाख नहीं तो 1 लाख हम मार सकते हैं, तो भी हमारा 14 लाख 15 लाख लोग रहेंगे, और 14 लाख 15 लाख के लिए 1 लाख मरना कोई बड़ा बात नहीं है। ऐसा उन्होंने डाल दिया माइंड में। और बिना मरे तुम उम्मीद मत रखो तुम्हारे ऊपर दमन चलेगा, तुमको जबरदस्त ऐसा करेगा। उन्होंने एडवांस सब समझा दिया था बोरो लोगों को। वो ऐसा नेता थे, आपको क्या झेलना पड़ेगा इन एडवांस, वो सबको भी बता दिया था उन्होंने। 86 से वो उनको बता दिया था सब क्या है, क्या करना है। तो हम जितना मरो कम समय में मरो, बाकी दिन आराम से चलते रहो। लेकिन अब रुकते रुकते जाएंगे, कुछ भी नहीं होंगे। इस बार मर गया some thousands, इस बार मर गया सामिये, बाकी सारे हालत खराब, ना पढ़ाई, ना खेती बाड़ी, ना व्यापार, तो कैसे रहेगा। इसलिए एक ही समय में तो उन्होंने क्या स्टाइल किया, फर्स्ट मास रैली किया गुवाहाटी में, इसके बाद हर जगह पे, इसके बाद धरना, इसके बाद असम बंद। असम बंद 12 घंटा से शुरू हो गया, एक दिन 2 दिन रुककर 26 घंटा, इसके बाद में 36 आवर्स 48 आवर्स, जाते जाते घोषणा कर दिया 100 आवर्स बंद। ऐसा हालत हो गया सारे नॉर्थ ईस्ट कट ऑफ। क्योंकि एक ही ना हमें क्या है, हमारा जो वेस्ट बंगाल और असम, नहीं वेस्ट बंगाल और सिक्किम जाने का जो रास्ता है, सिक्किम नेक सिर्फ इतना ही है ना, वो कोकराझार से आना ही है। धुबरी से आओ, कोकराझार से आओ, वहां पर बदो एरिया से आना ही है, तो सारे डिस्ट्रप्शन हो गया। इसी कारण नॉर्थ ईस्ट के लोग भी बहुत सफर करना पड़ा। सॉरी फॉर दैट सॉरी फॉर दैट। तो ऐसा हालत हो गया, घंटों के ऊपर घंटा पर, कि जबरदस्त धमाल ऐसा हो गया आंदोलन को। मतलब मैं भी था, हम लोग रास्ते में दिखाई दे नहीं सकता है, पुलिस आर्मी सीआरपीएफ मतलब पकड़ते हैं भगा भगा कर। मतलब कोई भी पुरुष आदमी आप रास्ते में निकल नहीं सकता है, बाजार में जा नहीं सकता है। ऐसा हालत हुआ आंदोलन। हम लोग खेत में सोते थे, घर में नहीं सोते थे। तो इसी तरह हो गया। फिर वॉलंटियर फोर्स सब हो गया, उसको रुकना है कहीं ना कहीं, और अल्टरनेटिव कुछ करना है, तो भी हम सक्सेस हो सकता है। तो वॉलंटियर फोर्स पहले, उसमें आर्म्स नहीं था, जिस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आप लोग बताने जा रहा है पहले वो नहीं था। वॉलंटियर कि कुछ लोग संगठन का कमान से काम करना ही है, ऐसे वॉलंटियर फोर्स निकल गया।
उसको हर जगह पे उनका एक नंबर आगे। अगर आप कहीं रैली करेंगे तो आगे, पुलिस का अगर डंडा खाना है तो वो वॉलंटियर्स लोग आगे खाएंगे, उन लोगों का कमिटेड है। अगर गोली मारेगा तो उनको मारना है पहले, पब्लिक नहीं। ऐसे वॉलंटियर्स बनाएंगे। बडौपा उपेंद्रनाथ ब्रह्मो का जो स्ट्रेटेजी है ऐसा था। मैं इसको करने के लिए आप लोगों को बोल नहीं रहा हूं, मैं कैसा हुआ था, मतलब एक आर्म्स स्ट्रगल कैसा हुआ इसको मैं बता रहा हूं। तो वॉलंटियर्स बनाए, और वॉलंटियर्स का काम है सबसे पहले आगे होना। इसके ऐसा भी घटना हो गया, असम वन में रास्ता में बैठ के गोलीबारी की, मर गया, तो ऐसा नहीं होगा। गाड़ी लोग नहीं मानता है, उसके कारण घटना होता है, तो गाड़ी जलाने लगा। ट्रेन लाइन उसको भी खुलने लगा, मतलब इसी तरह डिस्ट्रैक्शन का काम शुरू कर दिया। तो पुलिस के कारण कर नहीं सकता है, धीरे धीरे आर्म्स आ गया। तो आर्म्स आ गया तो आर्म्स का कंप्लीट थोड़ा हो गया उसी समय। लेकिन 1990 के बाद डिस्कशन हुआ। 1989 के लास्ट 28 अगस्त में फर्स्ट डिस्कशन हुआ, ट्राइपार्टाइट टॉक, उसी समय। तो बडौपा उपेंद्रनाथ ब्रह्मो भी थे, लेकिन वो ऑलरेडी कैंसर में सफर कर रहा था। तो उसके बाद शुरू हो गई डिस्कशन, और नॉर्मलसी आ गई, और ये डिस्कशन जाते रहे। लेकिन उपेंद्रनाथ ब्रह्मो को 1990 के मई 1 तारीख को देहांत हो गया कैंसर के कारण नेता को। बाकी उन्होंने सब ऐसा बोल के गया फ्यूचर के लिए, अभी भी उनके बात से ही चलते हैं बड़ों लोग। जो भी नेता क्यों कुछ जिम्मेदारी ना ले, लेकिन वो जो काम करते हैं, उपेंद्रनाथ ब्रह्मो ने जो बोल के गया है उसके लेके ही काम करते हैं। तो ये ही है आइडल उपेंद्रनाथ ब्रह्मो। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि एक बार में तो सब मिलने वाला नहीं, तो धीरे धीरे, लेकिन जो करना है ऐसा चीज को ही करना है जिससे कुछ ना कुछ लोगों के लिए दे सकता है। तो इसके बाद डिस्कशन करते करते 1993 में सबसे पहले एकॉर्ड हो गए। तो असम एक्ट के अंदर में, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं थे, स्टेट एक्ट के अंदर में बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल दिया गया, जहां पर एजुकेशन से लेके बहुत सारे विभाग भी दिया गया है। आज के दिन में मिसिंग ऑटोनोमस काउंसिल, कार्बी क्या है, राभा, हासंग, तिवा, सोनोवाल, बहुत सारे ऑटोनोमस काउंसिल है। बोडोलैंड का स्टेटस ऐसा था, लेकिन स्टेट एक्ट होने के कारण इसको जब चाहे असम के विधानसभा नया नया कानून बन सकते थे। तो इसलिए 1996 से फिर आंदोलन शुरू हो गया कि ये तो कुछ काम का चीज नहीं है, और बोडो लोग उससे प्रोटेक्टेड नहीं है। विधानसभा में बोडो लोग बहुत माइनॉरिटी एमएलए है। कोई भी बिल विधानसभा में बोडोलैंड के अगेंस्ट में अगर लाता है, या तो बोडोलैंड के लिए खटीकारक कोई बिल लाता है, तो इसको रोकने के लिए बोडो लोगों का सफिशिएंट एमएलए नहीं है, तो यू आर नॉट प्रोटेक्टेड इन दिस स्टेट एक्ट, अंडर स्टेट एक्ट। तो हमको कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड चाहिए। हम असम विधानसभा के ऊपर भरोसा नहीं रखता है। फिर आंदोलन हो गया। फिर इस आंदोलन में क्या हो गया, गणतांत्रिक आंदोलन, डेमोक्रेटिक मूवमेंट, कोई उसको इंपोर्टेंट नहीं देता है, जितना चिल्लाओ चिल्लाओ। इसलिए आर्म स्ट्रगल ही इंपॉर्टेंट है। तो बोडो लिबरेशन टाइगर का जन्म हुआ, जो हाग्रामा हाग्रामा भी बोलता रहता है, हंगामा हाग्रामा। इस बार भी इलेक्शन में जीत गया हाग्रामा महिला। तो उन लोगों के नेतृत्व में बोडो लिबरेशन टाइगर हो गए 1996। तो उसमें बहुत घटना घटे, क्योंकि आर्म स्ट्रगल है तो हम सब समझते हैं गोली सिर्फ उधर ही नहीं जाएगा, गोली खुद के बीच में भी जाएगा। बोडो के बीच में भी माने वो हमारा नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड है, एनडीपीबी और
बीएलटी के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट आया, उसके बीच में भी बहुत मतलब क्षति हुआ। इसी तरह का ऐसे सिचुएशन के बीच में बड़ो आंदोलन चलता रहा। कोई विश्वास नहीं करते हैं बड़ो समस्या को। आसाम के लोगों का तो इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं है, ये तो घर का प्रॉब्लम कोई भी बड़ा नहीं समझता है। हम लोगों को भी आप लोग भी है, हम घर में तो हमको माता पिता या घर के आदमी क्या सोचता है, क्या जाता है वो, है कि नहीं। आप लोगों को भी जितना भी अच्छे पढ़ाई क्यों ना करे, हर समय गाली ही देता रहेगा। हाँ, माता पिता मतलब टेबल में बैठे रह जाए, यही से ही वो नाटक कर रहा है, साला कहाँ पढ़ रहा है वो। विश्वास ही नहीं करते, है कि नहीं। अभी मैं स्पीकर बनाऊं, घर का आदमी विश्वास ही नहीं करते, ये साला ये पागल को क्यों स्पीकर दिया। जरूर कोई धोखाधड़ी दिया होगा वो। कोई घर का आदमी अपने घर के किसी भी आदमी को ये विश्वास नहीं करते हैं कि वो कुछ है, कुछ लायक है। ठीक, बड़ो समस्या भी असम में है, बड़ो लोग का तो यही है। उसको सोचकर क्या फायदा, मतलब ऐसा हो गया, मतलब असम में वो तो करेगा, देने से भी करेगा, नहीं देने से भी करेगा। उनका कैरेक्टर ही ऐसा है, मतलब ऐसा हो गया कि ये मतलब और दिन का एक रूटीन है, इसमें विचार करने का क्या जरूरत है। असम के लोगों का ऐसा हो गया, असम ऐसा ही है और ऐसा ही चलते रहेगा। लेकिन टर्निंग पॉइंट आ गया। कारगिल का युद्ध कब हुए? 1999 कारगिल का युद्ध। हाँ 99 ना, 99 में जो कारगिल का युद्ध हो गया, तब बीएलटी ने, बोडो लिबरेशन टाइगर ने एक प्रेस स्टेटमेंट दे दिया। अभी देश संकट में है और सबसे पहले हम देशवासी देश के लिए सोचना है। इसलिए जब तक कारगिल लड़ाई है तब तक बोडो लिबरेशन टाइगर कोई एक्टिविटी नहीं करेगा। हम किसी आर्मी, पुलिस, सीआरपी किसी को भी मतलब मुश्किल में नहीं डालेंगे। सबको पहले लड़ाई पे जाना है और जरूरत पड़े तो बीएलटी भी जाएंगे। अगर सरकार कहेंगे तो जितना भी बीएलटी है सब हम लोग कश्मीर चला जाएंगे और उस लड़ाई में हम लोग भी लड़ेंगे। ये स्टेटमेंट दे दिया बीएलटी ने। ये स्टेटमेंट देने के बाद नेशनल लीडर लोगों का दिमाग में थोड़ा स्ट्राइक कर दिया। अरे कैसा उग्रवादी है वो लोग, जो कि देश के संकट के कारण सब अपना एक्टिविटी स्थगित कर सकता है, तो ये लोग तो एंटी नेशनल नहीं हो सकता। पहले तो प्रोपागेंडा है, हमारे देश के एजेंसी वाले भी कुछ कुछ क्या बोल देता है नेता लोगों को कि एंटी नेशनल है, ये है, वो है। तो नेता लोग बोलने लगा कि जो भी क्यों ना हो, ये बोडो लोग एंटी नेशनल नहीं है। तो ये लोग देश को चाहता है, देश के प्रति प्रेम है और देश को सुरक्षा चाहता है। इस विपद के समय में वही लोग अपना मुद्दा छोड़ दिया। कितना बड़ा बात है। तो इसके बाद वाजपेयी जी थे, एल.के. आडवाणी जी थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर भी थे, तो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिया जैसा भी हो उन लोगों के साथ बात करो, उनका मुद्दा समाधान कर देना। तो कारगिल युद्ध के बाद एजेंसी लगा दिया, लगा के आके बात किया। हम लोगों ने सब मदद किया कि हम तो चाहता है लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए जो भी। तो इसके लिए कोई बात नहीं, आप लोग सिर्फ मदद कीजिए। हम लोग सही ढंग से ही बोडो लोगों को अपना जो आशाएं हैं, जो समस्या के बारे में बोल रहे हैं, उसको खुद कैसे खुद कर ले सकता है, इसका व्यवस्था हम कर देंगे। तो इसके बाद बीएलटी के साथ शुरू हो गया डिस्कशन। फिर आडवाणी पूरा सीधा सीधी आदमी था, वो बोला भाई सेपरेट स्टेट तो होने वाला नहीं, अदर देन सेपरेट स्टेट कैसे तुम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, उसको देखो। कॉन्स्टिट्यूशनल कौन सा प्रोविजन कैसे क्या कर सकता है देखो। सारे ब्यूरोक्रेट्स को, ऑफिसर्स को उन्होंने जिम्मेदारी दी, अदर देन सेपरेट स्टेट। तो ठीक है, बात किया। बाद में 6 शेड्यूल का ऑफर किया। तो 6 शेड्यूल
कार्बी आंगलोंग और एनसी हिल्स में है, असम में, बाकी मिजोरम में है और त्रिपुरा में है। लेकिन हमारे बोडोलैंड का जो हमारा ये है, क्या है, पॉपुलेशन है, जनसंख्या, ये मिक्स पॉपुलेशन है, सिर्फ ट्राइबल नहीं। वहां पर ट्राइबल ओनली 32%, 68% नॉन ट्राइबल, बट whereas in Karbi Anglong or Dima Hasao, there might be more than 70%, 80%, आगे तो 80% से भी ज्यादा था, लेकिन यहां पर ऐसा है। तो हम लोगों ने कहा कैसे ये हो सकता है, प्रैक्टिकली में नॉन ट्राइबल लोगों का मुश्किल आ जाएगा। तो कहा अमेंडमेंट करके ट्राइबल नॉन ट्राइबल एक साथ कैसे चल सकता है, इसका व्यवस्था हम कर देंगे अमेंडमेंट करके। तो ठीक है, इसके बाद सब बातचीत हुआ, नॉट स्टेट बट लाइक ए स्टेट, और उसी में ही मेरा सौभाग्य हुआ। बीएलटी लोगों ने कहा कि बोरो की आपसू की तरफ से भी मदद चाहिए। आपसू ने रिफ्यूज किया, हम उग्रवादी के साथ एक साथ नहीं बैठ सकता है। थोड़ा बोरिंग हो गया ना? लंबा है कहानी, क्या करें, सब जगह ऐसा है। तो इसके बाद आपसू को बोला, आपसू ने मना किया, तो अब उन लोगों ने कहा कि आपसू साथ में नहीं होगा तो हमारा डिस्कशन अच्छी तरह से हो नहीं सकता है, और बहुत सारे समस्या को हम इतना आइडिया नहीं है कैसे इसको ठीक किया जाता है। तो यूजी ब्रह्म, तो प्रेसिडेंट का मैं असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन, तो यूजी ने कहा विश्वजीत देवमाड़ी को आप लोग ले, ये सब कर सकेगा। तो ठीक है, लेकिन उनका बात है वो एक्सट्रीमिस्ट के टॉक में पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि फ्यूचर में अगर फेल हो गया तो फर्स्ट उसको ही जेल जाना पड़ेगा एक्सट्रीमिस्ट के साथ संबंध है बोल के। इसलिए उनका पर्सनल क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन हम ऑर्गेनाइजेशन नहीं, लेकिन एक आदमी दे सकता है विश्वजीत देवमाड़ी। और वो ठीक है, मैंने कहा नेता लोग जो सोचता है भाई मरो या जियो आंदोलन करके ही आया है, तो किसी भी जिम्मेदारी जो भी आप लोग दे मैं उसको करूंगा। तो उसी दिन से ही मुझे बीएलटी की आलोचना में घुसना पड़ा और सब करना पड़ा। तो आते आते ये डिसाइड हो गया 6 शेड्यूल में कि बोडो समस्या का समाधान किया जाए। उसी में बोडो नॉन बोडो का सारे जो इश्यूज है इसको इंक्लूड किया। आज के दिन में जमीन बाड़ी को लेके जो मुद्दा होते रहे, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इसको जो ब्यूरोक्रेट्स लोग है वही लोग मतलब नहीं समझते भी है और मैकेनिज्म भी नहीं कर लेते हैं, इसके कारण ये इश्यू है। अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशनली इतना अच्छी तरह से अमेंड करके दिया है। वो 6 शेड्यूल बाकी 6 शेड्यूल जैसा नहीं है, वहां पर लाइक स्टेट लेजिस्लेटिव पावर दिया गया है, एग्जीक्यूटिव पावर दिया गया है, फाइनेंस पावर दिया गया है। उसी में बोडोलैंड, उसको आप लोग समझ लो, बहुत लोग नहीं समझते हैं। बोडोलैंड इज लाइक ए स्टेट। जो 40 डिपार्टमेंट्स दिया है बोडोलैंड में, उस 40 डिपार्टमेंट्स का रूल रेगुलेशन करने का जिम्मेदारी, एक्ट बनाने का जिम्मेदारी ये बोडोलैंड विधानसभा का है, असेंबली का है। असम गवर्नमेंट का ये 40 डिपार्टमेंट्स है, इस 40 डिपार्टमेंट्स में ये सारे हम विधानसभा में जो विधेयक पास करता है, बिल पास करता है, नया नया रूल हम बनाते हैं, these are not applicable in बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, जिसको बहुत लोगों को पता नहीं है, आप लोगों को भी पता नहीं है। तो बोडोलैंड they have their own power, माने वो लोग खुद ही सब कर सकता है। तो ये 40 डिपार्टमेंट। इसके बाद असम के जो बजट है पॉपुलेशन रेशियो में बोडोलैंड को देना है, एंड इट इज अप टू दी बोडोलैंड उनका बजट में उनका पैसा कौन सा डिपार्टमेंट में कितना लगाना चाहते हैं और क्या पॉलिसी, क्या प्लानिंग, और इसके आधार पे क्या काम करना है उसको बोडोलैंड खुद ठीक कर सकता है। वहां पर अभी
इस बार दे दिया है आपका से अबाउट 1100 करोड़ जो एनुअल प्लान का पैसा है डायरेक्ट वो बीटीसी का है। और 1100 करोड़ को बीटीसी अपनी स्टाइल में किसी भी स्कीम बना सकता है, उसको इंप्लीमेंट कर सकता है। उनका बात है वो 1100 पैसा को कौन सा डिपार्टमेंट में ज्यादा डालेगा, यहां से नो रिस्ट्रिक्शन, इट इज अप टू जी बीटीसी। बाकी सारे सेंट्रल और स्टेट का जो प्रोजेक्ट्स है, इस प्रोजेक्ट्स का भी सारा डिजाइन और कहां करेंगे और इसका सारा एग्जीक्यूशन और मॉनिटरिंग ये बीटीसी का है, बोडोलैंड का है। मतलब 40 डिपार्टमेंट को छोड़ के 40 डिपार्टमेंट में बीटीसी में एसओपी पैसा को छोड़ के बाकी स्टेट और सेंट्रल का जितने भाई प्रोजेक्ट्स है, ये सारे प्रोजेक्ट्स भी बोडोलैंड टेरिटोरी काउंसिल इंप्लीमेंट करता है। सिर्फ उनका रूल वही लोग बना नहीं सकता है सेंट्रल का और स्टेट का कुछ सब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन जो डेलीगेटेड डिपार्टमेंट है उसमें तो वही लोग सब कर सकता है, ये लाइक स्टेट। तो ऐसा हो गया और इसी कारण बोडोलैंड में चेंज आया, परिवर्तन आया। जैसे आप लोगों ने सब्जेक्ट में दिया है कॉम्प्लेक्स से जाके है ना कैसे डेवलपमेंट हो गया, शांति कैसे आ गया। तो शांति इसलिए आ गया कि बोडो लोग कन्विंस हो गए। ये 2020 अभी जो हाईलाइट कर रहा है ये नहीं है कि 2020 से ही सिर्फ पीस आया है, कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ है, ये नहीं, 2003 से हुआ है। नेक्स्ट हुआ है 2014 से जो तेलंगाना कंसीव किया गया, नया राज्य बनाया गया, तब से बोडोलैंड में फिर से डिमांड आ गया, क्योंकि भारत सरकार ने बीएलटी के आलोचना के समय में, डिस्कशन के समय में कहा था एट प्रेजेंट भारत सरकार कोई नया राज्य बनाने का ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है, इसलिए नहीं होगा। भविष्य में अगर भारत में नया राज्य गठन करने का प्रक्रिया होगा तब बोडोलैंड को भी फिर से कंसीडर किया जाएगा। दैट वाज द कमिटमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। देन व्हेन सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू क्रिएट न्यू स्टेट तेलंगाना, देन बोरो लोग फिर से तब तो हमारा भी हो सकता है, आगे बोला था तो हमारा क्यों नहीं होगा बोल के फिर से आंदोलन किया। उसी समय में भी पार्लियामेंट में रेस किया था कि उसका भी कुछ हल करना है। बहुत बुरा सिचुएशन हुआ था असम में। फिर ट्राइपार्टाइट टॉक अरेंज मैंने ही कराया, इसमें मैंने भूमिका लिया क्योंकि मैं राज्यसभा में एमपी थे। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उनको अनुरोध करके मैंने एक सिद्धांत लेने दिया था, एक एक्सपर्ट कमेटी, पिल्लाई जी के पिल्लाई जो नॉर्थ ईस्टर्न का पहले हर समय इंचार्ज हुआ करता था होम डिपार्टमेंट में, जॉइंट सेक्रेटरी। लास्ट में वो होम सेक्रेटरी बने, होम सेक्रेटरी का होके वो रिटायर्ड हुआ था, तो उसको कमीशन बना दिया था तेलंगाना के समय में। और ये कमीशन देख के बोडोलैंड में और असम में बाकी समस्याओं में कहां पर क्या कमी है उसको कैसे पूरा किया जाता है, इसके लिए जिम्मेदारी दिया गया था। लेकिन ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन ने इसको रिफ्यूज किया। हम कोई कमिटी के एग्जामिन में नहीं जाएंगे, हमको सीधा बोडो देने के लिए व्यवस्था करना चाहिए। इसके बाद ये आंदोलन फिर से शुरू हुआ, लेकिन ये आंदोलन डेमोक्रेटिक और टाइम टू टाइम अच्छी तरह से चल रहा था। लेकिन एमडीएफ भी वही लोग भी सिस्पेयर में थे, वही लोग का सवारेन बोडोलैंड था डिमांड, लेकिन उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गई है विदिन दी ऑर्गेनाइजेशन। 2 ग्रुप 3 ग्रुप हो गए वही लोग, बाद में कॉन्फिडेंस खो गया, डिस्कशन हो रहा कुछ फल नहीं मिला, तो एक ग्रुप फिर से चला गया जंगल में। फिर उन लोगों के एक्टिविटी के कारण कोकराझार में 2 बार बड़ा सा हादसा हुआ। 2012 जो बोडो मुस्लिम का दाना वो बोलता है, और 2014 2 बार हुआ। वही है
बाकी इसके बाद इतना कुछ मतलब नहीं हुआ, कंटिन्यूअस मूवमेंट भी नहीं हुआ। जो मूवमेंट हुआ है डेमोक्रेटिक मूवमेंट हुआ। तो 2020 में फिर से डिस्कशन किया, मैंने भी बहुत सजेशन दी। सरकार को विश्वास नहीं था कि बोडो ग्रुप्स लोग आएंगे डिस्कशन में, कोई एग्री होंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, सिर्फ बात करो उन लोगों के साथ, सुनते रहो। वो लोग 2 बार 3 बार 4 बार गाली देंगे, अपना मन का जो खौफ है उसको निकाल देंगे, लेकिन इसके बाद आपका पता चलेगा एक्चुअली वो लोग चाहता क्या है। जो चाहता है उसको देने के लिए आप मंजूर करो, सब लोग मान जाएगा। सेपरेट स्टेट एक मुद्दा है, लेकिन ये मुद्दा एक रीजन है, एक कारण है। कारण क्या है? हमारी शिक्षा, हमारी भाषा, हमारे कला संस्कृति, हमारे अंचल के अनुसार वहां के डेवलपमेंट, ये सब चीज को करना है। जिसको स्टेट हो सेंट्रल हो हमारी तरफ देखते नहीं, हमारे ऊपर कोई मतलब इसी तरह ध्यान देता नहीं। ये मुद्दा है, सिर्फ ध्यान देने का मुद्दा है। दैट्स व्हाई बोरो लोग बोल रहा है कि हमको सेपरेट कर दीजिए। अगर आपको कुछ देना ही नहीं हमारे लिए, अच्छा सोचना ही नहीं हमारे लिए, तो हमको अलग कर दे, हमारी मर्जी है, हम जैसा कर ले। ये है मुद्दा। तो बोरो का जो इश्यूज है उसको अगर आप कर देंगे तो बोरो लोग सेटिस्फाइड होंगे, तो क्यों समझौता नहीं होगा? हो सकता है। मैंने हिमंत बिश्व शर्मा जी को ये कहा था, इसके बाद फिर से शुरू हुआ। मैंने सुनते रहो, पहले सुनते रहो, बाद में सब ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो ठीक है, जो लोग आप बोल रहा है इस काम को हम करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हो गया सो हो गया, उसको छोड़ो, आप ऐसा बोल दीजिए तो सब ठीक हो जाएगा। फिर मैंने उसी समय हमारे बोडो लीडर प्रमोद बोरो, उन लोगों को भी मैंने कहा था, भाई कितने समय और संग्राम करते रहेंगे, युवा समाज को भी हमको देखना है, पढ़ाई करना है। भाई कॉम्पिटिटिव उस लाइन पे अगर जा नहीं सकेगा तो भविष्य में क्या हो सकता है? तो धीरे धीरे क्या हो सकता है, लेकिन एक ही समय तो आपको सेपरेट स्टेट वगैरह, वो तो इतना आसान बात नहीं है। तो आप लोग बात क्यों कर नहीं लेते? बाकी मुद्दा रहेगा, बाद में देखेंगे। गवर्नमेंट अगर सब चीज को डिसेंट्रलाइज करता है तो एक दिन कुछ ना कुछ आप जो चाहता है इसी तरह का भी चीज हो जाएगा। लेकिन आप कंटिन्यूअसली ऐसा ही संग्राम करते रहेगा तो जेनरेशन टू जेनरेशन बर्बाद होते जाएगा। तो सबने एग्री हुआ। फिर बीटीसी सरकार उसी समय हाग्रामा महिला और उनका बाकी हम लोग ही थे, सब टीम, हम लोगों ने जोर डाला जे एनडीपी को भी लाना है, करना है। एनडीपी को भी रिक्वेस्ट किया, वही लोग भी एग्री हो गया। इसी तरह 2020 में फिर सेकेंड टाइम जो मूवमेंट है, थर्ड टाइम मूवमेंट को फिनिशिंग दिया गया। कुछ जो कमी है उसको बाधा करके, बाकी 2003 का ही एक वो मॉडल है जो 6 शेड्यूल का है, बोडोलैंड टेरिटोरियल जो काउंसिल है, और उसके ऊपर ही कोई पैकेजेस देखे। जैसे वहां पर पहले CIT सेंट्रल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, वहां पर हम लोगों ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी मांग रहे थे क्योंकि असम सरकार सेंट्रल माने यूनिवर्सिटी वहां पर देता नहीं, फिर यूनिवर्सिटी में सीट मिलता नहीं, मेरिट होना पड़ेगा आपको। और मेरिट में अब बाकी हाई एरिया, हाई लेवल, जहां से लोग बहुत एडवांस है, उनके साथ लड़के कभी 1 मिलेगा, कभी 2 मिलेगा सीट एक डिपार्टमेंट में। लेकिन बच्चों को पढ़ाई करने का मौका नहीं है, इसलिए हमको सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट गवर्नमेंट का फंड मतलब अवेलेबिलिटी नहीं है। तो कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर में जो है वो लोग कोई ऐसा मतलब ग्रांट नहीं मिलता है। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर में आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जोड़िए, आपके जितना भी एफिलिएटेड कॉलेजेस है उसमें आप ग्रांट मिल सकता है। ये आसान है। तो हमारा जिम्मेदारी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट का भी नहीं। लेकिन मुरली मनोहर जोशी जी मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा पंडित बनने वाले कर्ज अभी क्यों चाहिए। वो कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों चाहिए, MA MSc बन के क्या करेगा, MCOM बन के क्या करेगा। भाई मेरा सोच है टेक्निकल लाइन पे जाओ ताकि कुछ ना कुछ कर सके बच्चे। तो मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं दे सकता। हमारे जो ट्राइपार्टाइट टॉग है
उसमें हमारे प्रपोजल को मुरली मनोहर जोशी जी ने रिफ्यूज किया। मैं इच्छा है मेरा शिक्षा के लिए एक हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने का, लेकिन मुझे ऐसे इंस्टीट्यूशन के लिए इच्छा नहीं जहां पर सिर्फ पंडित बनेंगे, भाषण देंगे, तो काम करने वाला। बाकी वहां पर तुम लोग बाद में उसको भी इंट्रोड्यूस कर लो। कोई हिस्ट्री में एमए वही करो, कोई पॉलिटिकल साइंस में एमए वही करो, लेकिन इंस्टीट्यूशन टेक्निकल होना चाहिए। तो एनआईटी वगैरह वो कवर नहीं कर सकता है, उसी में भी आपका मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए होता है। इसलिए क्या किया गया, नया कंसेप्ट में इंडिया में हुई फर्स्ट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उनको 5 साल के बाद यूनिवर्सिटी में अपग्रेड किया जाएगा। उसी में एकॉर्ड में उसको कमिटमेंट दे दिया कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी वो क्या डिजाइन है एक्सपर्ट लोग करेगा, और उसमें कॉमन मिडिल क्लास स्टूडेंट्स भी ताकि वहां पर पढ़ाई कर सकता है। तो उसको सीआईटी दे दिया। सीआईटी दे के वहां पर 60% रिजर्व फॉर पीटीसी एरिया कर दिया, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल एरिया के स्टूडेंट्स के लिए 60% रिजर्व सीआईटी में। और उसमें कैसे फीस आया बोल रहा है, एकॉर्ड होने के बाद ही 1 साल में ही वहां पर फर्स्ट डिप्लोमा कोर्स शुरू कर दिया। क्लास 10 पास करके ही आप सीआईटी में टेक्निकल कोर्स पढ़ सकता है और वो डायरेक्टली बीटेक पढ़ने का मौका मिलेगा। ऐसा किया गया, तो इसीलिए लोगों का विश्वास आ गया। सब गार्जियन अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए मैं मानसिक तौर से प्रस्तुत हो गया, तो ये सभी शांति लाने का एक मौका है। तो इसे सीआईटी का स्थापना हुआ। बाकी सारे आईआईटी गुवाहाटी और कहीं कहीं से सब लोग एक्सपर्ट लोग मिलकर वहां पर कोर्सेस शुरू किया गया। सीआईटी हो गया। बाद में यूनिवर्सिटी, बोडोलैंड यूनिवर्सिटी, वहां पर स्थापना किया गया स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी। तो इसी तरह का वहां पर शुरू हो गया। बाकी 4 नया जिला बनाने का कमिटमेंट था, उसको भी हम लोगों ने बना दिया। मैं खुद उसमें लग गया, विधायक थे, विधायक कर मैंने सरकार के साथ पूरा लग के ये करना है वो करना है, सारे एकॉर्ड इंप्लीमेंटेशन में लग गया। 2 साल में हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। नया 3 जिला बनाए, बाकी सब डिवीजन बनाए बहुत सारे। इसके बाद सारे डिपार्टमेंट्स का ऑफिस सेटअप किया और डिस्ट्रिक्ट में सेक्रेटरिएट को भी हम लोगों ने फुल फॉर्म में ले आया। एक स्टेट की तरह बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का एक सेक्रेटरिएट वहां पर फुल प्रेजेंट हो गए 2 साल के अंदर। कॉन्स्टिट्यूंसी बनाया 2005 में हम लोगों ने इलेक्शन कर दिया बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का। तो ऐसा जो कम समय के अंदर जो एग्रीमेंट था उसको जो कार्य क्षेत्र में रूपायित किया, उसी का ही फल है। लोगों के ऊपर विश्वास आ गया और लोग वहां पर शामिल हो गए। इसके बाद 2020 में फिर से जो छुट्टी हो गई, वहां पर सारे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप सबका भी अपील में आके एकत्रित हो गए। बोरो के नेता लोगों को हमें धन्यवाद देना पड़ेगा कि बोरो के बीच में बहुत चर्चा हुई थी कि हम जैसा भी हो गान कल्चर को, बंदूक का जो संस्कृति है, इसको हमारे समाज से हटाना पड़ेगा जैसा भी हो। ये बोरो का खुद रियलाइजेशन था, बोरो नेता लोगों का एक रियलाइजेशन था से हम लोग गान कल्चर को जैसा भी हो बोरो समाज से हटाना है। इसलिए सब लोगों ने प्रेशर दिया, भाई कुछ करो, तुम लोग ऐसे कितने चले जाएंगे और क्या फायदा होगा उसी से। तो ये शुरू की बोरो ने, बोरो समाज के बीच में, और अंत में ये फल आ गया। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सबके पास सारे बोरो जो आर्म्स ऑर्गेनाइजेशन हैं उन लोगों को ले जाके मुलाकात करा दिया। वो लोग भी तो विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। बोलो लोग इकट्ठा हो गए आगे, अपने बीच में इतना लड़ाई झगड़ा मारामारी, कितना आदमी मारा है बोरो लोग खुद के बीच में, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स बोरो लोग अपने बीच में लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट होके।
एक दूसरे के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होकर मरा। तो वहां पर विश्वास ही कर नहीं सकता होम मिनिस्ट्री और प्रधानमंत्री के ऑफिस कैसे आप लोग एक होके आ गए। तो ये भी एक चमत्कारी था। हमारे जो नेताएं हैं बोरो की बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस का, उनको हम धन्यवाद देना पड़ेगा, क्योंकि सब शामिल है, सब चाहता है। इसीलिए हमारे जो अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशंस है या आर्म्स ऑर्गेनाइजेशंस है, वही लोग भी अगर हमारे पब्लिक ही ये चाहता है, अगर उनका सोच ही आज ये है, तो हमें इसके विरोध में जाने का क्या जरूरत है। तो हम लोग भी मेन स्ट्रीम पे आ जाते हैं बोल के, मतलब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ एक साथ जुड़ गए और 2020 के 27 जनवरी का जो बीटीआर एग्रीमेंट है उसमें सब शामिल हो गए। और बोडो के बाहर के जो लोग हैं, बोडोलैंड के बाहर के, उनके लिए भी एक ऑटोनोमस काउंसिल दे दिया गया। बोडो का भी 2 काउंसिल है, एक तो 6 सीडन बोडोलैंड, एक है बोडो कोसाई ऑटोनोमस काउंसिल आउटसाइड दी बोडोलैंड एरिया। इस एकॉर्ड के जोड़ी आ गए तो सारा बोडो इसमें मतलब शामिल हो गए। और इसलिए ये शांति जो देख रहा है, जो बोल रहा है, वो है। बाकी ऐसा भी शांति प्रिय है बोरो लोग को क्या है, सिर्फ अपनी मर्जी से जीने का, चलने का मौका मिलना चाहिए। ट्राइबल लोग सब ऐसा ही है। बाहर के लोग चाहता है भाई आप लोग ऐसा क्यों रहते हैं, थोड़ा टाउनशिप बनाओ, थोड़ा वो बनाओ, लेकिन ट्राइबल लोग नहीं चाहता है इस चीजों को। इसके साथ वही लोग मिलके जुलते नहीं। अभी हम स्पीकर बने, हमारे वंश परिवार हमारे क्वार्टर में एक दिन भी रहना नहीं चाहता है। इतना अच्छा है, सीट चेयर भी अच्छा है, सोफा भी अच्छा है, एसी भी है, लेकिन नहीं भाई, मतलब वापस जाएंगे, गांव जाएंगे, घर जाएंगे। ये है ट्राइबल का कैरेक्टर को पहचानने से, ट्राइबल को ट्राइबल के हिसाब से अगर आप जीने देता है, कुछ करने का जरूरत नहीं। मेघालय के लोगों को कुछ नहीं चाहिए, भगवान ने जो दिया है प्रकृति से उसी से खुश है। लेकिन अब माने मेघालय में सारा टाउनशिप बनाने के लिए, कुछ बनाने के आप इंपोज करते रहेगा, तो वहां के लोग लैंड प्रोटेक्शन के नाम पे लड़ाई करेंगे। हम ये क्यों करने दो, ये इंडस्ट्री हमको क्यों चाहिए, उसको हमें क्यों चाहिए, ऐसा मुद्दा आएगा। तो इसलिए ट्राइबल के साथ, ट्राइबल प्रकृति के जैसा है, और ऐसे अगर क्या है चीजों के साथ अगर आप कंपेयर करता ही है, लाइक ए गोल्ड, सोना जैसा है ट्राइबल वैसा है। ट्राइबल परिवर्तन होना नहीं जानता है। आप सोने को आग में जलाओ, सोना ही रहेगा। आप अगर सीमेंट के साथ मिलकर वॉल पे सिक्का दो, 100 साल के बाद अगर आप तोड़ेगा तो सोना ही मिलेगा। आप पानी में फेंक दो, उधर से भी आप 100 साल के बाद निकलेगा तो सोना ही रहेगा। तो ट्राइबल भी ट्राइबल हो, वो जितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, उनका स्वभाव, उनका विचार, उनका जो परिभाषा है वही है ट्राइबल का। ट्राइबल कैरेक्टर है, वो खुद बड़ा नहीं जानता है। आप लोग, मैं स्पीकर हूं लेकिन मैं दूसरा स्पीकर जैसा बन नहीं सकता, इसलिए शायद मैं ही एक स्पीकर हूं, सबसे प्रथम आप लोगों के मीटिंग में आया हूं। हाँ है कि नहीं, क्योंकि मैं ट्राइबल हूं। ट्राइबल में कुछ ऐसा मतलब वो नहीं रहता, ये स्टेटस प्रोटोकॉल, ये ट्राइबल में नहीं चलता है। ट्राइबल में रेस्पेक्ट ही शौक है। रेस्पेक्ट ऐसा नहीं समझा जाता कि आप एक साथ बैठ के दे नहीं सकता है। रेस्पेक्ट दे सकता है। मुझे बहुत क्वेश्चन डालते हैं, आप स्पीकर है, आप क्यों ऐसा करता है, आप क्यों ऐसा बैठता है। मैं बोलता हूं मैं सबसे बड़ा हूं, इसलिए सबके साथ मैं जो करता हूं अपना मर्जी से मैं कर सकता। लेकिन प्रोटोकॉल किसको बोलता है, प्रोटोकॉल में क्या है, बड़े आदमी के पास छोटे आदमी आ नहीं सकता है जब तक वो नहीं बुलाते। उसके साथ कोई बैठ नहीं सकता है जब तक वो नहीं चाहते। लेकिन प्रोटोकॉल ये होता है, बड़े आदमी राष्ट्रपति हो, चीफ जस्टिस हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष जो भी हो, वो आप लोगों के बीच में भी जाके आपके साथ बैठ सकता है। इसमें क्या है,
और ये है ट्राइबल का सोर्स। ट्राइबल लोगों का कुछ ये नहीं होता, सब ट्राइबल ऐसा ही है। इधर भी अगर कोई ट्राइबल है तो सब ऐसा है। सुकन्या सोनवाल कसारी है, वो भी ऐसा है। जब किसी के साथ शादी होगा, वो ट्राइबल नहीं हो सकता है, उनका पति, लेकिन किसी को अगर वो अच्छा नहीं लगा तो बाहर निकालते ही बोलेगा ये आदमी ठीक नहीं है। पति बोलेगा अच्छा मत बोलो मत बोलो। मैं ऐसा रुक नहीं सकता हूं, मैंने देखा, मैंने बोल दिया। यही ट्राइबल कैरेक्टर। ट्राइबल बोलेगा ही बोलेगा। पति जो भी हो, जितना भी मतलब एडवांस आदमी, एडवांस कम्युनिटी के साथ ट्राइबल शादी क्यों ना हो, उनका स्वभाव वही रहता है, ट्राइबल ही रहता है। तो जितना भी बड़े आदमी बोलो, मैं जैसा बोल रहा छोड़ा जहां भी रहो, बाद में सुनाई है। और ये प्रकृति के साथ मिलते जुलते हैं। टाउन होते ही वही लोग छोड़ जाता है इलाका को, ये हल्ला हुल्ला में वही लोग चल नहीं सकता है, बाहर चले जाता है। इसको देखना है ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट को, नॉट ओनली असम नॉर्थ ईस्ट, अदर देन असम नॉर्थ ईस्ट। अभी दिल्ली में देखो कितना ओवरब्रिज के अंदर में लोग सोते हैं, कितना लोग घर बना देने से भी दूसरों को दे दे के खुद प्लास्टिक का कुछ बना के रहता है दिल्ली, क्योंकि उनका लाइफ वही वो पसंद करता है, खुले आम खुले रहना। इसलिए ऐसे लोगों को अपना जो जगह है उसको प्रोटेक्ट कर देना चाहिए। वो जिस मर्जी से करता है उन अनुसार उनको कर देना चाहिए। मैं तो पार्लियामेंट में डिमांड किया था कि ऐसे लोगों का भी एक नॉमिनेटेड होना चाहिए। वो भी पार्लियामेंट में बोले उन लोगों के समाज के लिए सरकार को कैसे व्यवस्था कर देना है। हम जबरदस्त प्लेट बनाते बनाते उनको आप खुश कर नहीं सकता। इसलिए उनके राय वो क्या चाहता है वो खुद की सतह करने दो। हम उनके लिए 500 करोड़ का 300 करोड़ का प्लेट बना रहा है, उसको छोड़ के हम एक जगह अगर निकाल के उनको दूसरी तरीका से वो जो चाहता है उसमें हम फंडिंग करेगा तो वो लोग जी लेगा अच्छी तरह से। ऐसा करना है। नॉर्थ ईस्ट में भी यही है। हम जबरदस्त नॉर्थ ईस्ट के लोगों को देश के बाकी लोगों के समान हम ले जा नहीं सकता। उनका रीति रिवाज सबके साथ लेना देना है, तो उसको आप जितना जोर डालेगा इतना वो दूर चला जाएगा। इसलिए उसको साहस से अपनी तरीका से जीने देना होगा। तो ये है मेनली विषय, बहुत लंबा है। बड़ों की जो इश्यूज है तो इसी तरह था। समस्या कॉन्फ्लिक्ट क्यों आया, इंसर्जेंसी क्यों आया, एक के बाद जिसे मैं छोटे से छोटे चीज से बता रहा हूं कि सरकार ने अनदेखी हो गया, लेकिन ये जाति एक स्वाभिमानी जाति है। सिर्फ बोरो नहीं, आज विषय बोरो है इसलिए मैं बोरो को बोल रहा हूं। हमारे यहाँ नागा हो, अरुणाचली हो, मेघालय के खासी हो, जॉइंटिया हो, यहाँ के राभा हो, मिसिंग हो, सोनवाल हो, तिवा हो, गारो हो, देवड़ी हो, सब जितना भी ट्राइब्स है वो लोग अपने जाति को लेके, अपने जाति के समाज व्यवस्था को लेके बहुत कठोर है। और इसलिए आज भी इन ट्राइब्सों का, इन जातियों का अपना अपना भाषा, कला, संस्कृति सब भी अभी भी जिंदा है, अभी भी सब। दुनिया बदल गई, भारत बदल गई, भारत की बहुत जन समुदाय मिश्रित तो हो गई, लेकिन ट्राइब्स ही रहे, ट्राइब्स ही रहे। इसलिए ट्राइब्स को हैंडल अगर करना जानता है तो शांति से, आपका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और आज ऑर्गेनाइजर्स को भी मैं कहना चाहता हूं, कौन कौन है ऑर्गेनाइजर। हम लोग ऐसे प्रोग्राम करने के समय में ट्राइबल लोगों को 5 स्टार का खिलाएगा तो भी शांति नहीं होगा, लेकिन अब ऐसा ही बना के साधारण हिसाब से सब एक साथ मिलके खाने को मिलता है तो खुश है ट्राइबल लोग। उसको अपनी स्टाइल में खाना चाहिए। आपको इतना स्टैंडर्ड में ले जाके खिलाए शांति नहीं, भाई जहां चलता हूं ऐसा है।
अभी भी हमारा, मैं भाजपा हो गया हूं, भाजपा होके कितना मुश्किल होता है ट्राइबल लोगों का। डिनर बोलने से वो नागालैंड का लोग भागता है आगे आगे, क्योंकि उस डिनर में दाल भात से कुछ नहीं है। वेजिटेरियन, अरे नॉट ओनली वेजिटेरियन, लिक्विड टिक्विड सब वेजिटेरियन है ना सिस्टर, है यार। सारे नॉर्थ ईस्ट का लोग डिनर से डरता है गुवाहाटी में और भागता है। कोई सूप थोड़ा लेगा तो भागेगा, कोई लास्ट में देखेगा कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर आप कुछ कर नहीं सकता है और स्टैंडर्ड में बैठ के खाना है आपको। लेकिन वहां से खाओ, कैसा है भाई, कहा कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, अड्डा वो दो वो दो, वो नहीं क्या, सब चलेगा। ये है ट्राइबल का नेशन, उसको आपको हैंडल करना है। डायरेक्टर साहब आपको भी मैं बोल रहा हूं, अगर आपका कोई ट्राइबल है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ट्राइबल बोलता नहीं, ट्राइबल बोलता नहीं, आप जितना भी बोलो वो बोलेगा नहीं, क्योंकि उस झंझट में पड़ना नहीं चाहता है वो, लेकिन मानेगा नहीं। ट्राइबल स्वीकार नहीं करता है, मानता नहीं है, ट्राइबल कैरेक्टर है। डर नहीं चाहिए, ज्यादा झमेला देखेगा तो नहीं चाहिए, बच्चा होने से भी। तो बोडोज का कॉन्फ्लिक्ट छोटा है, बोडो का कुछ भी नहीं जो मांगा है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा गैप होता रहता है। अभी भी ऐसा ही होता रहता है। अभी फीस है, बोडो नेता लोगों को धन्यवाद देना पड़ेगा सबको भी, लेकिन सरकार की तरफ से जो ब्यूरोक्रेटिक्स लोग हैं वो भी लोग सिंसियर नहीं है, इसलिए ट्राइबल का अननेसेसरी मुद्दा होता रहता है। तो ट्राइबल को थोड़ा सा इसको देख के मतलब करना चाहिए सब चीज को ट्राइबल के इश्यू में। तो ट्राइबल के इश्यू में थोड़ा सा अगर ध्यान देगा तो ट्राइबल बहुत शांतिपूर्ण है जो भी है, और उनको कुछ नहीं चाहिए, अपने स्टाइल में जीने का उनको एक मौका चाहिए, है कि नहीं? अपने सही नागालैंड लोग देखा नहीं अभी, छोटा सा इश्यू है नागालैंड में, एक कॉन्फिडेंट मांग रहा है जो एनएसए नहीं है। सब लोग मेरे साथ भी मिलते हैं, बहुत लोग पूछता है आप लोग जैसे आज ये कर रहा है कि बोडोलैंड में कैसे शांति आया, कॉन्फ्लिक्ट कैसे खत्म हुआ, एकॉर्ड कैसे हुआ एनएसएन ने। तो मैंने कहा पहले एकॉर्ड, इसके बाद इंप्लीमेंट। अभी नागालैंड का नेता लोग बोलता है हम तो भरोसा नहीं कर सकते, पहले हमको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में लाके दिखाओ, इसके बाद हम लोग बैठ जाएंगे। अभी ये कॉन्फ्लिक्ट है, सब मान लिया, एनएसएन के लीडर भी मान लिया, सरकार भी मान लिया, लेकिन एनएसएन का बाद है, नागा लोगों का बात है, पहले करके दिखाओ, नहीं तो कल हम एग्रीमेंट करके बैठेंगे, इसके बाद सालों तो संविधान की प्रावधान में नहीं लाएंगे और नागा लोगों को खुश करने में फिर हर समय मतलब बाधा देते रहेंगे, मना करते रहेंगे कि आप इसको कर नहीं सकता है, आप इसको दे नहीं सकता है, आप ऐसा नहीं चल सकता है। इसलिए नागा को चाहिए पहले आप संविधानिक जिसको एग्री हुआ है इस पॉइंट्स को संविधान में डालो, लेकिन नहीं। लेकिन नागा के साथ कौन बात करेगा? होगी सिर्फ मैं ही कर सकता हूं अगर कर सकता है तो इसको दिल्ली के लोग समझते नहीं, देश को जो चला रहा है उनको समझते ही नहीं। तो इसका समाधान कैसे आएंगे जब तक आप उनको फ्रेंडली, अरे भाई प्रॉब्लम क्या है बताओ, ऐसा बोलने वाला आदमी चाहिए। नागालैंड में जाके बैठ के बोलना है, भाई बताओ ना तुमको क्या चाहिए, किस लिए आप लोग इतना अभिमान कर रहा है। तो ये है ट्राइबल का इश्यू, कुछ बड़ा बात नहीं है, नागा लोग भी कुछ नहीं चाहता, लेकिन कॉन्फिडेंट लॉस हो रहा है, उनको कॉन्फिडेंट देना है नागा को, और कॉन्फिडेंट देना है तो हमको सोचना है हम चीज को देना चाहता है, हम उसको विदाउट एग्रीमेंट हम दे सकता है कि नहीं, अनकंडीशन में लिख लो और बताओ नेता लोगों को, ठीक है? अगर वो है तो मैं प्रधानमंत्री के साथ बात करूंगा, ठीक है? लेकिन मेरे समझने में वही है जो नागा लीडर लोग मेरे साथ डिस्कशन करते हैं कि आप लोगों का कैसा हुआ, क्योंकि बोडोलैंड को सब लोग अच्छा देखता है, एक ही सक्सेसफुल एग्रीमेंट है तो बोडोलैंड है, लेकिन इसके अंदर में मैंने खूब काम किया, इसलिए मुझे पता है सबका भी, मुझे भी बहुत मुश्किल हुआ, क्योंकि ट्राइबल के बारे में समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं लाइक ए मेडिएटर, I was not a member of
extremist organization, an arms organization. I will just help them. लेकिन सरकार के बारे में भी समझाना है मुझे, अपने आदमी को, और अपने बारे में भी समझाना है सरकार को। बहुत मुश्किल है ये, थोड़ा सा गैप। तो ठीक है, बहुत समय हो गया, तो मैं ज्यादा बोलना चाहता, कोई क्वेश्चन वगैरह भी होगा, ठीक है। तो ये बात है, तो बोडो के जो इश्यूज है वो जिस तरह से रिजॉल्व हुआ है, वो जो बोडोलैंड है, ये बोडोलैंड एक पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली और लेजिस्लेटिव का सिस्टम है। एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था है जिससे बोडो लोग खुद मिनिमम लेवल तो खुद कर सकता है। अभी कल्चर डिपार्टमेंट है, लैंग्वेज, लिटरेचर, सिनेमा, बाकी में डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर फुल प्लेजेड है, मेडिकल फुल प्लेजेड है, पीडब्ल्यूडी फुल प्लेजेड है, एजुकेशन फुल प्लेजेड है, बाकी सब इसी तरह का फुल प्लेजेड है वहां पर। तो वहां पर बोडो लोगों का, बोडो नहीं, बोडोलैंड सरकार का, और वहां पर बोडो मेजोरिटी है सरकार में, तो बोडो के अनुसार ही होगा, उनका जो मतलब फीलिंग्स है उसको लेके काम कर सकता है। तो उनका एक इंडिपेंडेंट है। दिस काउंसिल इज नॉट लाइक अदर काउंसिल्स, दे हैव मोर ऑटोनॉमी एंड देयर पावर इज लाइक ए यूनियन टेरिटरी। Union territory is under the Home Ministry and the Bodoland is under the Assam government. But functioning is same. Functioning एक ही है उसका सिस्टम, इसलिए उनका स्टेट के जैसा वो कर सकता है, और संविधान से ही उनको सब पावर दिया गया है। 7 शेड्यूल हमारे स्टेट का सारे पावर्स अंडर द 7 शेड्यूल, एंड बोडोलैंड का जो पावर दिया गया है वो भी अंडर 7 शेड्यूल। कार्बी आंगलंग और डिमा हासाओ में कुछ डिपार्टमेंट दिया है, बट दिस इज नॉट अंडर द 6 शेड्यूल। स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने दिया कुछ पावर, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने जो चाहे उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट नया नया डायरेक्शन दे सकता है, पर बोडोलैंड में स्टेट गवर्नमेंट कोई डायरेक्शन दे नहीं सकता है कि आप इसको क्यों करेगा, ऐसा पूछ नहीं सकता। तो उन लोग का इंडिपेंडेंसी है। बाकी वो भी नेता के प्रयोजन है, नेता की सोच। परमानेंट अगर पीस लाना है तो हम इस पावर को कितनी अच्छी तरह से एक्सरसाइज करेंगे, लोगों का क्या है ग्रीवेंसेस, उसको आइडेंटिफाई करना, और उसको लेके अगर काम करते जाएंगे तो परमानेंट पीस हो जाएगा। अदरवाइज थोड़ा सा गलती हो जाएगा तो फिर से वापस ऐसा ही समझ मैंने इश्यू निकाल जाएगा। इसलिए थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है, वो होने से सब ठीक हो जाएगा। तो ठीक है, कोई क्वेश्चन वगैरह तो आ ही जाएगा। थैंक यू।